यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर। इन केस अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, दो रास्ते आपके पास। आसानी से तो हम नोट्स आपको देंगे नहीं क्योंकि आपको वैल्यू पता चलनी चाहिए। पहले या तो आप क्विज अटेम्प्ट कर लें, नीचे हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है, वहाँ पे 5 क्विज हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत बेसिक सवाल है, बस आपके अटेम्प्ट करने पे ही हम आपको आपके मेल या आपके फ़ोन नंबर पे वो जो ड्राइव की फोल्डर के लिंक होती है वो भेज देंगे। तो मेक श्योर कि आप जो डिटेल वहाँ पे डालें एकदम सही हो। या आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा जब ऐप खोलोगे ना तो यहाँ पे 4 आपके सामने कॉलम खुलेंगे, उसमें आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, जिसमें अगर आप जाते हो तो फिर आपको T20 सीरीज़ का ऑप्शन आएगा। इसमें अगर आपने इनरोल किया हुआ है तो ऑलरेडी इनरोल्ड, और इनरोल करने में कोई पैसा लगेगा नहीं, जस्ट इनरोल नाउ पे क्लिक कर दोगे, इनरोल हो जाओगे। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो चूँकि मैंने इसमें ऑलरेडी इनरोल कर रखा है तो मैं यहाँ पे माई कोर्सेज में आऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फ्री कोर्स जो हमारा T20 सीरीज़ वाला था उसमें जाऊँगा, एंड यहाँ पे जो हमारा मीनू का ऑप्शन है, इस मेनू में जो यहाँ पे नोट्स आप देख रहे हो इस पर क्लिक करके आपको जितने भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर K12। एंड यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहा था T20 सीरीज़, जिसमें 20 दिनों के अंदर जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जितना भी सिलेबस टर्म 2 में आने वाला है सारा हम लोग कवर करवाने वाले हैं उस मैनर में, ताकि आपके एग्ज़ाम्स होने से पहले आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड सरप्राइज़ के तहत बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि सर आप जो वीडियोस बनाएंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो दो। तो हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे शामिल किया हुआ है, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वैसे मैं बनाने के तरीकों को भी आपको बताते जाऊँगा। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट चैप्टर ऑन सोशियोलॉजी, जो हमारी दूसरी बुक है सोशियोलॉजी की, दैट इज़ स्ट्रक्चरल चेंजेस। संरचनात्मक बदलावों के बारे में पढ़ना है हमें। बेसिकली ये जो पहला बुक था उसमें हमने इंडियन सोसाइटी को पढ़ा था, ठीक है। दूसरा जो बुक है हमारा वो भी भारत के समाज के बारे में ही है, बट दैट इज़ मोर अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड के बाद किस तरीके से बदलाव आते हैं उसको हम लोग एसेस करते हैं थ्रू आउट द चैप्टर्स। चाहे वो कल्चरल चेंजेस हो, इंडस्ट्रियल चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे अर्बनाइजेशन होता है, कैसे एग्रेरियन सोसाइटी में बदलाव आता है, किस तरीके से सोशल मूवमेंट चलाया जाता है, किस तरीके से मीडिया और कम्युनिकेशन में बदलाव आता है, ये सारी चीज़ें हमें थ्रू आउट दिस बुक पढ़नी है। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ओवरव्यू है जो हमें आगे पढ़ना है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ना ही अर्बनाइजेशन के ज़्यादा डीप में जाएंगे, ना ही औद्योगिकरण के ज़्यादा डीप में जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि इंट्रोडक्टरी है तो आपके लिए समझना चीज़ों को ज़रूरी है। सो हेयर वी विल स्टार्ट विद द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। शुरुआत करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस के इंट्रोडक्शन से, कि क्या मतलब होता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज से। और यहाँ पे मैं बताऊंगा भी आपको कि स्ट्रक्चरल चेंज किस तरीके से जो आपका कल्चरल चेंज है, सांस्कृतिक बदलाव, उसमें किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, और एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आप महसूस कर सकते हो आज की हमारी सोसाइटी में, जिसके बीज कॉलोनियल पीरियड में पड़े थे, उपनिवेशिक एरा में। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के जो मुख्य कारण हैं उनमें से 2 सबसे अहम है, कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से लैंड लॉज चेंज किए जाते हैं, किस तरीके से मूवमेंट्स ऑफ पीपल होता है, कैसे फॉरेस्ट को कब्जाया जाता है, लोगों की स्ट्रक्चरल जिंदगियाँ बदली जाती है। देन वी विल सी द कैपिटलिज्म, बहुत कनेक्टेड है कॉलोनियलिज्म से, और ऐसा माना जाता है कि कैपिटलिज्म के ग्रोथ में उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के ग्रोथ में कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। तो हम दोनों के बीच के को रिलेशन को भी देखेंगे विथ द एग्जाम्पल। ये हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन, आप इसे एग्जाम्पल के तहत बताओ और इंडिया के सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में बताओ, ओके। देन वी विल सी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंज रहने वाला है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग 2 मुख्य चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जैसे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। मेरे सामने HP का लैपटॉप है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। बट इसमें 2 ही हम लोग पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद एक इंडस्ट्री को पकड़ेंगे, दैट वाज टी प्लांटेशन इंडस्ट्री, और इसमें किस तरीके से लेबर्स को रिक्रूट करा जाता था, कैसे उनकी दयनीय अवस्था थी उसको देखेंगे। फिर प्लांटर्स कैसे मौज लेते थे उसको भी देखेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से औद्योगिकरण किया जाता है, कितनी प्रायोरिटी शहरीकरण को दी जाती है उसको देखेंगे। देन वी विल कंक्लूड द चैप्टर विद द कंक्लूजन, कुछ ग्राफ्स वगैरह देख लेंगे कि किस हिसाब से आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ है, ओके। और मैं आप सबका एक ओपिनियन भी यहाँ पे जानना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक है, बट है क्या कि ये जो सोशियोलॉजी है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें इसमें कुछ भी नहीं आता।
मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा ना, आपको महसूस होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हो, बस ये सोशियोलॉजी ने उसे एक फॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पे आपको पढ़ाया है यहाँ पे। तो मैं आपसे एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप शहरीकरण, आप कहते हैं ना कि अभी के टाइम में जब से कोरोना हुआ था, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाया। उसमें से एक स्टार्टअप था, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ बट मुझे ये बताना ज़रूरी है कि स्टार्टअप है ज़ोहो करके। स्टार्टअप वर्ल्ड से जो अवेयर होंगे, एक टर्म आता है यूनिकॉर्न। अगर आपकी कंपनी $1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर जाती है इंटरनली या एक्सटर्नल फंडिंग के जरिए, तो वो आप यूनिकॉर्न कहलाते हो। तो ज़ोहो एक वाहिद स्टार्टअप है जिसने वर्क फ्रॉम होम को थोड़ा और एक्सटेंडेड ले गया है। ये क्या करते हैं, ये अपने ऑफिसेज शहरों में नहीं बनाते हैं, बनाते भी है तो शहरों से ज़्यादा गांव में बनाते हैं, दूर दराज इलाकों में, ताकि एक तो वहाँ से जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके और लोगों को माइग्रेट होने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो एक मैंने बहुत जगह पे प्रश्न देखा कि क्या आज के ज़माने में अर्बनाइजेशन रेलिवेंट रह गया है या नहीं रह गया है। इज़ अर्बनाइजेशन रेलिवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी? आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं, जिस तरीके से पैंडेमिक्स फैल रहा है, जिस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरीके से हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना है, जो कि आर्टिफिशियल चीज़ों के कारण कमज़ोर होती जा रही है, तो क्या आज के ज़माने में अर्बनाइजेशन रेलिवेंट है या नहीं है? आप बिल्कुल भी इसमें डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ है भी, नहीं भी है, तो रीजंस मुझे चाहिए। कोशिश करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दे सकें। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नाउ इन द लास्ट वी विल सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तकरीबन 10 सवाल मैंने चुने हैं, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के, बाकी तो दो और 1 मार्क्स के सवाल तो आप ऐसे ही बना लोगे। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चरल चेंजेस, कि भाई क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंज का। तो दिस इज बेसिकली द चेंज इन वे ऑफ लाइफ, कैसे हम लोग जीते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिकल स्फेयर में, टेक्नोलॉजिकल स्फेयर में और सोशल स्फेयर में। बताओगे सर ये क्या है? तो किस तरीके से हमारे राजनीतिक जीवन में बदलाव आता है, किस तरीके से हमारे आर्थिक जीवन में बदलाव आता है। राजनीतिक जीवन का बदलाव मैं एक बता सकता हूँ आपको कि पहले वी यूज टू हैव मोनार्की, हमारे यहाँ पहले मोनार्की होती थी। आज के ज़माने में इंडिया में कहीं मोनार्की नहीं है, सारी डेमोक्रेसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। देन इकोनॉमिकल चेंजेस, मैंने अपने लाइव क्लासेस में भी जो CUT के लिए मैंने कंडक्ट करवाया उसमें भी मैं एक चीज़ बताता था लोगों को। तो आज के ज़माने में जिस तरीके से आप देखते हैं सड़कों पे जो मोटर गाड़ियाँ दौड़ती है, पहले के ज़माने में, मतलब आज से 80-87 साल पहले, 80-87 तो चलो फिर भी बहुत हो गया, 50 साल पहले तकरीबन 1960s के बाद, जब इंडिया आज़ाद होता है और जो अपर मिडिल क्लास था उसको कार पे चढ़ने की सनक उठती है, तो कार बहुत ज़्यादा लग्जरी हुआ करती थी। दो ही कंपनी हुआ करती थी, एक हमारा हिंदुस्तान मोटर जिसके एम्बेसडर आपने देखे होंगे सूर्यवंशम में जो भानु प्रताप साहब आते हैं, ठाकुर भानु प्रताप साहब। और दूसरी गाड़ी हुआ करती थी फिएट की। फिएट चूंकि यूरोपियन कंट्री में बनती थी तो उसका यहाँ इंपोर्ट होता था, एक यहाँ की कोई लोकल कंपनी ने फ्रेंचाइज लिया हुआ था उसका। तो आपको अगर कार चाहिए होता था ना, तो आप 3-4 साल पहले ऑर्डर देते थे, फिर वो चीज़ बन के आती थी। इतना स्लो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था। और इस लेवल के चेंजेस अभी आए हैं। आप देखो, आप अगर अभी जाते हो तो किसी भी गाड़ी को आपको लेना है, चाहे वो मर्सिडीज, बुगाती, रॉल्स रॉयस ही क्यों ना हो, आपको 1 से 2 महीने से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले के टाइम में 6-6 12 12 साल तक लोग इंतजार करते थे जस्ट टू राइड द कार्स। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिकल चेंजेस है वो हमारे यहाँ है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की तो बात ही छोड़ दें, ठीक है। यू कैन आस्क द प्रीवियस जनरेशन कि आपने कभी सोचा था कि आप घर बैठे यहाँ से अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। या कभी आपने सोचा था कि स्कूल्स को ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सब्सिट्यूट कर सकती हैं। और ये होता है सोशल स्फेयर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, हमारे खान पान के बदलाव हो गए। जैसे हम लोग पहले समोसे खाया करते थे, कचौड़ियाँ खाया करते थे, वो सारी चीज़ अब बदल के हो गई है। हमारा मोमोज़ बन गया है, या KFC का चिकन हो गया है, या आपका मैकडोनाल्ड्स हो गया है, डोमिनोज हो गया है। वैसे इनमें से बहुत सारी चीज़ें कल्चरल चेंजेस में भी कॉमन है। लेकिन कल्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या फ़र्क है कि कल्चरल चेंजेस ना थोड़ा सा ब्रॉड होता है। स्ट्रक्चर एक संरचना है जो किसी संस्कृति के अंदर बनाई जाती है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे वो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कल्चरल चेंजेस की कैटेगरी में आ ही जाएंगे, ठीक है। जैसे आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हो तो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। हम लोग टीवी, फ्रिज, इन सब का इस्तेमाल करने लगे, इंटरनेट देखा, तो वो चीज़ें हमने पश्चिम देशों से अडॉप्ट की है। तो वेस्टर्नाइजेशन इज अ ट्रेट ऑफ कल्चरल चेंजेस। तो कल्चरल चेंजेस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच है, दिस इज द डेफिनेशन। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि कुछ एग्जाम्पल जो आप कल्चरल चेंजेस, सॉरी, स्ट्रक्चरल चेंजेस का देख सकते हो, तो प्री कॉलोनियल एरा में हमारा जो पुलिस सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट होता था। जब कॉर्नवालिस साहब आते हैं, उन्होंने चेंजेस किए, थाने बनाए, दरोगास को नियुक्त करना शुरू करा, पुलिस रिफॉर्म लाया। और अभी की जो पुलिस सिस्टम देखते हैं बहुत हद तक कॉलोनियल सोसाइटी पे बेस्ड है। फिर वेस्टर्न डिशेज़ का मैंने एग्जांपल बता दिया। इंग्लिश किस तरीके से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर कर चुका है।
मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको अंग्रेजी बोलनी आती है या नहीं आती, आप देखोगे दुकानों के नाम अंग्रेजी में लिखे होते हैं। राधे राधे हार्डवेयर हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल भाषा बनती चलेगी। हर जगह पे लगभग ऑल्टरनेटिव के तौर पे अगर आप हिंदी तरजीह देते हैं, फिर भी अंग्रेजी जो है वहाँ पे यूज़ की ही जाती है। ठीक है, भले ही हिंदी भाषी लोग वहाँ ज़्यादा हो, फिर भी सहूलियत के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होता ही होता है। तो ये एक चेंज आप देख सकते हैं। फिर हमारे यूनिफॉर्म में बदलाव देख सकते हैं, परिधान में। और यूनिफॉर्म मतलब एक प्रकार की जो ड्रेस होता है उसमें आप देखेंगे कि टाइज का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पहले नहीं हुआ करती थी। देन घरों के आर्किटेक्चर में यू कैन सी द अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स हमारे यहाँ कभी से प्रिवेल नहीं करते थे। आफ्टर द कॉलोनियल एरा हमने देखा कि चलो एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग कम ज़मीन में बड़े बड़े जगहों को एकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, ज़्यादा ऑफिसेज बनाए जा सकते हैं, तो फिर अपार्टमेंट कल्चर बनता है। और विला कल्चर आप देखो, जो कैथेड्रल टाइप के विलास हैं, जो आपने देखा होगा, आप कभी त्रावणकोर रीजन गए होगे तो जो पैलेटियल विला है वो एक मिक्सचर है। जब मैं आपको कॉलोनियल सिटीज़ पढ़ाऊंगा, मैंने वन शॉट पढ़ाया हुआ, अगर आपने सीयूटी कोर्स में इन्वॉल्व किया तो आपको मैं उस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से आर्किटेक्चरल चेंजेस आए थे। और उस आर्किटेक्चरल चेंजेस में कैसे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो रॉ आर्किटेक्चर है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, और कुछ कुछ आपको मिक्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी रीजनल चीज़ें भी बहाल रखी, मतलब उसको भी कंटिन्यू किया यूज़ में लाना, और ब्रिटिशर्स की भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। तो वहाँ का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारा बंगलो बंगलो हो गया, पैलेटियल जो विल हाउसेस हैं, वो सारे इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब आप कहोगे कि सर ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, चाहे हमारे पुलिस सिस्टम में बदलाव हो, पॉलिटिकल हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, लीगल हमारी जो कचहरी कोर्ट लगती थी मिडा विडा में, वो अब उस तरीके से अब नहीं लगती है। ठीक है, जो हमारे काजी हुआ करते थे अब उनकी कोई ज़रूरत रही नहीं। तो इन सब बदलाव का कारण क्या है? वॉट वॉज अ रीज़न? क्या एक रीज़न है या बहुत सारे रीज़न है? तो मैं आपको कहूँगा कि रीज़न तो वैसे हैं बहुत सारे, बट ये सारी चीज़ें ना एक नॉट से कनेक्टेड है। एक नॉट कहते हैं ना, एक गुत्थे से कनेक्टेड है। और वो जो गुत्था है, वो जो हमारी गठरी है, दैट इज ऑफ कॉलोनियलिज्म। सो ऑल दीज चेंजेस हैव द रूट्स इन द कॉलोनियल पीरियड। उपनिवेशवाद के दौरान जितने भी काम हुए उन सब में इन सारे चेंजेस के जो आप जड़ हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पे लाजिम हो जाता है, हम पे ऑब्वियस हो जाता है कि आप उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ें। अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मैंने उपनिवेशवाद के बारे में बहुत बार जिक्र करा है। खास करके जब आप थर्ड बुक को पढ़ेंगे, अगर आप नए हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप वन शॉट्स पुराने हमारे देख सकते हैं, वो भी आपके लिए एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगे। थोड़े से इलेबोरेटिव ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है अभी के समय में भी। हिस्ट्री में तो अभी बहुत समय है आपके पास, कम से कम एक सवा महीने का समय है, तो आप थोड़ी सी जानकारी भी एक्स्ट्रा अगर ले लें तो कोई नुकसान आपका होगा नहीं। तो कॉलोनिज्म क्या है उसको यहाँ पे पढ़ते हैं, और जितनी भी चीज़ें कॉलोनियल सोसाइटी से जुड़ी हुई है उसको हम लोग ऊपर ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे। सो हियर वी हैव द कॉलोनियलिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय कॉलोनियलिज्म? क्या डेफिनेशन होता है सर? तो डेफिनेशन इज बेसिकली, कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, एक कंट्री का रूल दूसरे कंट्री के रूल पे होता है, दूसरे कंट्री पे होता है। सो द कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर। अब कहोगे कि सर ऐसा तो पुराने ज़माने में भी होता था, मुगलों ने भी हम पे शासन किया है, बाकी बाहर के आके अफगानिस्तान के लोगों ने भी शासन किया है, ईरान के लोगों ने भी आके शासन किया, और ऐसे ही सब जगह तो चलता था। मंगोलिया के थे, वो रशिया पे रूल कर रहे थे, वो सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, वो अनातोलिया तक पहुंच जाते हैं। तो रूल तो हमेशा से ही था एक जगह के लोगों का दूसरे जगह के लोगों पे, लेकिन उन रूल्स को हम कॉलोनियलिज्म थोड़ी ना कहते हैं। तो कॉलोनियलिज्म और उन रूल्स में फ़र्क क्या है? तो इसके लिए आपको इस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंट्री का जो रूल है दूसरे कंट्री पे स्थापित ज़रूर होता है, बट वो क्यों होता है? जिस कंट्री का रूल है ना स्थापित, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। जो कंट्री वहाँ पे शासन कर रही है वो एक्चुअली वहाँ पे शासन नहीं कर रही होती है, वहाँ पे शोषण कर रही होती है। मुगल हमारे यहाँ आते हैं, भले ही वो समरकंद से आए थे, भले ही वो अफगानिस्तान से आए थे, बट वो यहाँ आके शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत के लोग भले ही वो अफगानिस्तान से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ममलूक थे, बट उन्होंने हम पे शासन किया। कुषाण भले ही चाइना से आए थे, हम पे शासन किया। शासन करना मतलब उन्होंने यहाँ के प्रॉब्लम्स को देखा होगा, यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया होगा, यहाँ पे प्रजाओं के समस्याओं के बारे में समझ के उसको सुलझाने की कोशिश की होगी। दैट इज़ द गवर्नेंस। आज की सरकार क्या करती है? गवर्न करती है। गवर्न करना इज डिफरेंट थिंग। आपके फादर या मदर, आपके माता पिता हो सकता है, आपके घर के गार्डियन होंगे, हो सकता है किसी घर में माता की चलती होगी, किसी घर में पापा की चलती होगी। तो आपके पापा या आपकी मदर आपके घर को गवर्न करते हैं, डोमिनेट नहीं करते, शोषण नहीं करते आप लोगों का। लेकिन कॉलोनिज्म में क्या होता था? जिस कंट्री का शासन होता था वो शासन नहीं करती थी, शोषण करती थी अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इंडियन आर्मीज़ की ज़रूरत है, इंडियन सिपाहीज़ की ज़रूरत है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ से उठा लिया। यहाँ से रॉ कॉटन की ज़रूरत है,
सीधे टैरिफ बंद करके इंपोर्ट करवाना शुरू कर लिया। सो इस तरीके से चेंजेस होते थे कॉलोनियल पीरियड में। तो यहाँ पे एक चीज़ और जाननी ज़रूरी हो जाती है कि किस तरीके से जो प्री कॉलोनियल एम्पायर है वो कॉलोनियल एम्पायर से डिफरेंट होते थे। प्री कॉलोनियल एम्पायर को हम प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के साथ साथ आपका कैपिटलिज्म भी आता है। तो प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर्स और कैपिटलिस्ट एम्पायर्स में क्या फ़र्क होता था, किस तरीके से दोनों के गवर्निंग सिस्टम में डिफरेंसेस होते थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एम्पायर बिल्डिंग इन प्री कैपिटलिस्ट era, मतलब बिफोर 1757 किस तरीके से एम्पायर्स फंक्शन करते थे, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म था नहीं। और कैपिटलिस्ट era में मतलब 1757 के बाद किस तरीके से, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूँ तो 1757, और बाकी अमेरिका और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज तो कब से नहीं कॉलोनाइज थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्री कैपिटलिस्ट era में कैसी चीज़ें थी और कैपिटलिस्ट era में कैसी चीज़ें थी, ये आप जनरलाइज कर सकते हैं। प्री कैपिटलिस्ट era में लगभग हर एक देश में ऐसे ही शासन होता था। तो शासन कैसा होता था, जो रूलर्स होते थे उनको टैक्सेस से मतलब था, रेगुलर टैक्सेस आते थे बस, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता था। और ये जो कैपिटलिस्ट era में कॉलोनियल पावर्स होते थे वो अनजस्ट टैक्सेस लगाते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा किस तरीके से ज़मींदारों पे औने पौने टैक्सेस लगाए जाते हैं। फिर जब रैयतवाड़ी सिस्टम आता है तो रैयतों पे हाई डिमांड लगाना शुरू करते हैं। और ये ना केवल टैक्सेस लगाते थे बल्कि अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म आ गया था। और कैपिटलिज्म कैसे आया, औद्योगिकरण के कारण आया। औद्योगिकरण में ही तो बात उठी ना कि भाई प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे चाहिए, तो हमें शोषण करना पड़ेगा लोगों का। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म शुरू होता है। ये जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है इसको बहुत क्रिटिसाइज करा गया है। आज के ज़माने में आप ऐसा नहीं कह ली कि उस ज़माने में कैपिटलिज्म के तहत जब लेबर्स को शोषित किया जाता था और कॉलोनीज बनाई जाती थी तो अभी भी कैपिटलिज्म बुरा है। सबके डार्क और सबके अच्छे एस्पेक्ट ज़रूर होते। तो आपको कभी भी डिसीजन जो लेना है, कभी भी जजमेंट अगर बनाना है, तैयार करना, तो प्रोज एंड कॉन्स तोल के करें। सो कैपिटलिज्म जो हमारा अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था उसमें बहुत दुर्दशा होती थी लेबर्स की, उसमें बहुत दुर्दशा होती थी कॉलोनिस्ट कंट्रीज़ की, मतलब कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की। तो ये जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊँ तो ब्रिटेन को चाहिए होता था रॉ कॉटन। तो वो वहाँ से रॉ कॉटन लेके क्या करते थे, अपने इंडस्ट्रीज़ में कपड़े बनाते थे। और उनके इंडस्ट्रीज़ के कपड़े इंडिया के लोग खरीदे, इसलिए उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ही बर्बाद कर दिया था। और मजबूरन यहाँ के लोगों को मैनचेस्टर और बकिंघम से बने हुए कपड़े जो है वो पहनने पड़ते थे। दैट वाज बेसिकली द सिनेरियो। इसके अलावा एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि जो प्री कैपिटलिस्ट era में रूलर्स होते थे उन्होंने डायरेक्टली कभी भी इकोनॉमी में इंटरफेयर करने की कभी नहीं सोची कि डायरेक्टली इंटरफेयर किया जाए। हाँ, जो चेंजेस हो सकते हैं वो करेंगे, बट डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने से लोग कतराते थे। लेकिन ये लोग जो है चेंजेस लाने से कभी नहीं कतराते हैं। आए और लैंड रिफॉर्म ला दिया, आए और ज़मींदारी सिस्टम ला दिया। ज़मींदारी सिस्टम काम नहीं करता तो रेतवाड़ी लाते हैं, रेतवाड़ी काम नहीं करता तो महलवाड़ी लाते हैं, महलवाड़ी भी काम नहीं करता तो समरी सेटलमेंट लगा के राज्यों को एनेक्स करना शुरू करते हैं। टेरिटरीज एनेक्स करके वहाँ पे अपना ब्यूरोक्रेसी बनाना शुरू करेंगे, अपनी नौकरशाही लगानी शुरू करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने डायरेक्टली जो है इकॉनमी में आप छोटा से छोटा एग्जाम्पल देखो ना, इनको अफीम की खेती चाहिए, अफीम चाहिए इनको, ऑपियम चाहिए, ठीक है, इंडिगो चाहिए। तो इंडिगो इनको मिलेगा कहाँ से, ब्रिटेन में तो खेती होती नहीं है। और यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलरेडी इनकी कॉलोनी है नहीं, वो सब अपने आप में महारथी है। और अफ्रीका में भी इंडिगो की खेती उतनी हो सकती। तो इंडिया जो है फर्टाइल लैंड था, इंडिया और चाइना बहुत फर्टाइल था लैंड के क्वालिटी के मामले में। तो इन्होंने इंडिया पे फोर्स डाला, जो बिहार और बंगाल के पीजेंट थे उनको कहा कि तुम्हारे पास अगर 1 बीघे की ज़मीन है, मतलब 20 कट्ठे की ज़मीन है, तो तुम्हें कम से कम 3 बीघे में इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। दैट इज़ द लॉ। और ये इनैक्ट हो चुका है, लागू हो चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इनको इंडिगो उगा के अपने ब्रिटेन के टेक्सटाइल मिल्स के ओनर्स को बेचना था, ताकि वो उस इंडिगो का वो कपड़ों को रंगने में काम ला सके, ठीक है, टू मेक द डाई। और वो फिर बाहर में उन कपड़ों को रंग करके बेचेंगे। दैट इज़ बेसिकली दियर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। और इसके लिए इन्होंने यहाँ की एग्रेरियन इकोनॉमी को भी नहीं छोड़ा। तो द थर्ड पॉइंट इज कि जो रूरल एग्रेरियन सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा ही अनटच्ड रहती थी। मतलब प्री कैपिटलिस्ट era में रूलर्स इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करते थे। इसीलिए आप जब पढ़ोगे उस चैप्टर को, 5th चैप्टर को, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने वैसे अनशॉर्ट भी तैयार किया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स वहाँ पे बता रहे होते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो थी ना प्री कॉलोनियल era में, मिडावल era में बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट थी। क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे, मुगल रूलर्स की खास करके वो बात कर रहे थे कि वो रूलर्स टैक्सेस लेके, मतलब जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होता था गांव का, और गांव में ट्रेड व्यापार वगैरह नहीं होता था, व्यापार वगैरह शहरों में ही होते थे। तो लेट सपोज कि एक गांव में जो है 100 टन अनाज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और उस गांव की जो रिक्वायरमेंट है वो 40 टन ही है। तो बचे हुए 60 टन का वो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपने यहाँ मंडी लगा दी और अनाज बेच दिया। तो वो इतना नहीं करते थे, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करती थी। कपड़े चाहिए तो कपड़े भी खुद ही उगा लिया, मतलब पुरुष जो है वो आपके अनाज उगाने में लगे हुए हैं, और महिलाएं जो हैं वो सूत काट के अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने पुरुषों के लिए कपड़े बनाने में लगी हुई हैं। मेडिसिन उगाने वाला भी कोई कोई मिल जाता था। शिक्षा भी उस ज़माने में बहुत सस्ती हुआ करती थी। कभी कभी तो पैसा भी नहीं लेते थे लोग, पैसा लेते ही नहीं थे, ठीक है।
क्योंकि अब लोगों ने वैल्यू करना बंद कर दिया है अच्छी चीज़ों का, इसीलिए लोग जो है अच्छी चीज़ों के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया। और ये ज़रूरी भी है, आप अगर जब तक अच्छी चीज़ों के लिए पैसा नहीं दोगे तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। तो इस तरीके से जो गाँव की इकॉनमी है वो चलती थी। तो जैसे 40 टन का उनका खुद का कंजप्शन है और बाकी 60 टन का वो करेंगे क्या, उनके पास कोई बड़ा सा अन्नागार है नहीं, तो वो शहरों को बेच दिया करते थे, वो रूलर्स को दे दिया करते थे। अब रूलर्स क्या करेंगे, या तो अपने व्यापारी को बेच देंगे या अपने यहाँ स्टोर हाउसेज में रख देंगे उसको। तो रूलर्स ऐसा करते थे कि तुमने चूंकि हमें सरप्लस प्रोड्यूस दिया है, सरप्लस प्रोड्यूस मतलब जो तुम्हारे कंजम्पशन के परे तुमने प्रोड्यूस किया, दैट इज सरप्लस, जो बचा हुआ है, तो तुम्हें बदले में ऑटोनॉमी देते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोग थोपेंगे नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी जैसे सोसाइटी चलती थी वैसे चलेगी, जो भी तुम्हारे रीति रिवाज है उनमें कभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर इंटरफेयर करना शुरू करा। इन्होंने न केवल कानून पारित किए बल्कि ये भी बताया कि कौन से क्रॉप उगेंगे, किस सीजन में कैसे उगेंगे और कितने उगेंगे। मतलब इंडिगो उगेगा, कितना उगाना है, 3 कट्ठिया सिस्टम के तहत 3 कट्ठे आपको उगाना है अगर आपके पास 1 बीघे की ज़मीन है तो। दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस। और एक और है कि सोशल लाइफ भी, जो मिडावे लड़ा में थे अम्पायर्स, उन्होंने ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा सोचा कि चूंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत डाइवर्स है, तो हो सकता है कि जो चेंज मैं सोच रहा हूँ एक तबके को खुश करे, वो चेंज दूसरे तबके के लोगों को नाराज़ भी कर सकती है। तो इन्होंने सोशल लाइफ में ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये धड़ल्ले से चेंजेस लाते हैं, और इन चेंजेस का क्या परिणाम होता है इसको तो अगले चैप्टर में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगले चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि कैसे इन चेंजेस को जब लाया जाता है ब्रिटिश पीरियड में, तो उसको अपोज भी किया जाता है। बढ़िया बढ़िया चेंजेस थे, फिर भी अपोज किया जाएगा। सो दीज वेर बेसिकली द डिफरेंसेस बिटवीन अंपायर बिल्डिंग इन कैपिटलिस्ट एरा एंड अंपायर बिल्डिंग इन प्री कैपिटलिस्ट एरा। अब ये जो कॉलोनियलिज्म है, इसमें एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि कॉलोनियलिज्म के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई जिन्होंने हमारे पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रिटिशर्स आते हैं वो लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, अलग अलग तरीके के लैंड एक्ट्स लाते हैं, सनसेट लॉ ले आया, परमानेंट सेटलमेंट ले आया, रेतवाड़ी सेटलमेंट ले आया। इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो एग्रेरियस सोसाइटी है, गाँव की सोसाइटी, वो इम्पैक्टेड हुई। फिर वो क्या करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट्स जाते थे उन पे 200% 300% टैरिफ लगाने शुरू कर दिए कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स ब्रिटेन में बिक ही ना पाए। अगर बिके भी तो इतने महंगे दामों पर बिके कि यहाँ के सामानों को खरीदने के बजाय लोग वहाँ के बने हुए सामानों को ज़्यादा खरीदें, ठीक है। और रॉ जो सामान जाते थे, रॉ मतलब जो रॉ मटेरियल जाता था, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज बर्बाद करके इंडिया को पूरी तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी बनाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया था। इसके तहत इन्होंने क्या करा, रेलवेज लाते हैं रॉ मटेरियल उठाने के लिए और ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स थे वो यहाँ पे बेचने के लिए। उन रेलवेज को यहाँ पे अगर स्थापित करना था तो फिर लकड़ी के पटरे चाहिए होते थे, और ये जो लकड़ी के पटरे हैं वो जंगलों से ही मिलेंगे। और जंगल कैसे प्राप्त होंगे, तो जंगलों को कब्जाना शुरू करा। तो बहुत सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ ये लोग लेके आते हैं। अब जंगलों में लोग चाहिए होंगे, तो जंगलों में लोग चाहिए काम करने के लिए, उसके लिए लोगों को फिर बधुआ मजदूर बना के काम पे लगाने लगे। जंगलों से इन्हें ख्याल आया कि जो जंगल हम लोग काट के रख दे रहे हैं उसमें तो चाय की खेती भी की जा सकती है। तो फिर टी प्लांटेशन उगने शुरू हुए। जब टी प्लांटेशन बनने शुरू हुए तो फिर झारखंड से, गया से, बंगाल से लोगों को ला के वहाँ पे रिक्रूट किया जाने लगा। ना केवल मूवमेंट जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता था, बल्कि एक देश से दूसरे देश में भी होता था। और ऐसे ऐसे भी मूवमेंट्स होते थे जिनमें लोग एक बार अगर इंडिया छोड़ के जाते थे तो कभी वापस आते भी नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन लोगों की, जो मॉरिशस गए, जो फिजी गए, जो गुयाना आइलैंड्स गए, जो कैरिबियन आइलैंड्स गए और वापस कभी इंडिया नहीं आए। और उन्हीं की जो डिसेंडेंट्स है वो आजकल उन कंट्रीज़ को रूल कर रहे हैं। सो दीज चेंजेस हैपेंड इन द कॉलोनियल एरा, और इसने पूरी तरीके से जो सोसाइटी को है स्ट्रक्चरली उसका जो बुनियाद है उसको चेंज कर दिया, संरचनात्मक बदलाव। हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत कम होता था, माइग्रेशन होना शुरू हुआ। माइग्रेशन अब फोर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ। ऐसे ऐसे माइग्रेशन हुए कि भाई लोग जाते हैं तो आते ही नहीं है। फिर धीरे धीरे सिटीज़ का निर्माण होना शुरू होता है, तो कुछ लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स के राजधानियों में जाते हैं। इन सब को तो इस चैप्टर में नहीं बताया गया, एक चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, दैट इज़ अ फॉरेस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। चेंजेस तो बहुत प्रकार के आए थे, मैंने आपको लैंड एक्ट्स के थ्रू चेंजेस बताया, मैंने आपको रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स के थ्रू चेंजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, माइग्रेशन के थ्रू चेंजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे एक फॉरेस्ट पॉलिसी का जिक्र है आपके किताब में कि कॉलोनियल एरा के दौरान फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी थी ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे सोर्स है, फिर मैंने अगले स्लाइड में सोर्स का हाईलाइट भी आपको दिया हुआ है। कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से स्टेप उठाया गया, क्या क्या टूल्स और मेजर्स लिए गए जिनसे आज जो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं वो आए हैं। तो उसमें एक टूल ये भी था कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स लाते हैं, इम्पैक्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। फॉरेस्ट पॉलिसी में होता क्या था, जैसे बंगाल में अब व्यापार होता था, व्यापार किसका, रॉ मटेरियल उठा के बस ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से जो सामान है वो यहाँ आता था। यहाँ से कोई सामान फिनिश गुड्स नहीं जाया करते थे कॉलोनियल पीरियड में। तो जो अब रॉ मटेरियल भी है तो उसको भी तो यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो पहले तो जहाज़ों के थ्रू जाते थे, नावों के थ्रू, बट उसमें टाइम लगता था।
और थोड़ा सा रिस्की भी था। तो जब रेलवेज आता है, लोकोमोटिव्स वहाँ पे बनने शुरू हुए ब्रिटेन में, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी हम लोग रेलवेज लाते हैं। तो बंगाल में रेलवेज लाया गया। अब जब रेलवेज का आगमन हुआ तो फिर वहाँ पे जो है हमें अब लकड़ी के पटरे चाहिए थे। तो अब फिर लकड़ी के पटरे बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे उनको ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये बेकार राज्य है, केवल जंगल झाड़ और पहाड़ है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। फिर बाद में जब पटरों की जरूरत पड़ी तो वो फिर उन राज्यों की तरफ आकर्षित हुए, असम की तरफ, मणिपुर की तरफ, सिक्किम की तरफ। और वहाँ पे जाते हैं, जंगलों को काटना शुरू करते हैं। जंगलों को काटेंगे कैसे? उन्होंने जंगलों को पहले रिजर्व किया। जैसे 1861 से लेकर 1878 तक, इन 17 सालों में 269 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है इनको रिजर्व किया गया। ठीक है। और उसके बाद 1894 तक 3683 स्क्वायर माइल्स का एरिया जो रिजर्व किया जा चुका था। इस सेंचुरी के एंड तक आते आते, मतलब 1900 तक होते होते 20,000 के करीब जो एरिया है वो रिजर्व नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था। उनमें से तकरीबन 3600 स्क्वायर माइल्स का एरिया रिजर्व था, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकते थे। बाकी 20,000 जो स्क्वायर माइल्स का एरिया है वो डिपार्टमेंट के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मनाही भी है वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए। और ये जो हमारा, आप देख रहे हो कि ये एरियाज़ को रिजर्व करते जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी से पहले से ही जो हिल पॉपुलेशन है, हिल ट्राइब्स वो रह रही थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग ट्राइब अलग अलग जगहों पर रहा करती हैं। तो उनकी जो लाइफ थी वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड हुई कि अब वो नेचर के साथ कनेक्टेड होकर रहते थे। अब उन्हीं के जंगलों को इन्होंने कब्जा लिया है और कहते हैं कि तुम्हें मनाही है आने जाने की, तुम अब यहाँ से सामान नहीं उठा सकते। तो इस लेवल के चेंजेस आते हैं उसको। हालांकि हम लोग सोशल चेंजेस में भी देखेंगे कि क्या इसके सांस्कृतिक बदलाव आए, किस तरीके से यहाँ के लोगों ने फिर ब्रिटिशर्स के साथ क्लोज कनेक्शन बनाया। वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे आता है, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है इंग्लिश शिक्षा के तहत। और फिर यहाँ पे जो आप देखोगे तो अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंग्लिश लगभग सारे ट्राइब के लोगों को आती है, क्योंकि अलग अलग ट्राइब की अलग अलग लैंग्वेज है। इंग्लिश ने सबको बांधने का काम किया, तो फिर वो अपनाते भी हैं। तो ये भी एक जो पॉजिटिव आउटकम है वो इस कनेक्शन का, वो इस इंटरेक्शन का था। हिल ट्राइब्स के साथ जो ब्रिटिशर्स का इंटरेक्शन है उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स में से जो है वो आप अगले चैप्टर में देखोगे। दैट इज़ अ फॉरेस्ट पॉलिसी। अब हम इसके हाईलाइट्स को देख लेते हैं कि भाई बात क्या थी। तो इन फॉरेस्ट को रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो बेसिकली रेलवेज़ का आगमन हो चुका था, और रेलवेज़ के आगमन के तहत हमें रेलवेज़ जो पटरियाँ बिछानी अब पड़ेगी, तो उसमें फिर स्लीपर्स चाहिए। और ये स्लीपर्स शुरुआत में लकड़ी के बने होते थे, अभी के टाइम में तो कंक्रीट के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के स्लीपर्स में ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा दिनों तक ये चल नहीं पाता है। तो लकड़ी के स्लीपर्स फिर अब जो है कंक्रीट के बनने लगते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो है 50-60 सालों तक चलता है। इसकी लाइफ 10-12 सालों से ज़्यादा की नहीं होती है, क्योंकि बरसात के साथ साथ ये धीरे धीरे रस्ट पकड़ने लगता है, धीरे धीरे ये सड़ने लगता है। और इसके तहत चेंजेस क्या किए गए फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के तहत? तो मेजर चेंजेस है फिर पहले तो इन 17 सालों के अंदर 269 स्क्वायर माइल्स का एरिया जो रिजर्व कर दिया गया उन फॉरेस्ट में जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही थी। तो आप सोचो कि जो पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही थी उसको अब किसी और तरीके की ऑक्यूपेशंस को चुनने का अब मजबूरी हुई होगी कि भाई अब ये तो हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमें आने जाने नहीं दे रहे, और इनके खिलाफ तो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा दस्ता है, मतलब आर्मी है, फौज है इनके पास। फिर ये जो आंकड़ा था धीरे धीरे बढ़ता गया, 1894 तक आते थे 3,000 स्क्वायर माइल्स। और जो हमारा 19वीं सदी का अंत है तब तक आते आते लगभग इन्होंने 20,000 स्क्वायर माइल्स अपने अंदर कर लिया था, जिसमें से 3,000 कंप्लीटली रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे। 3,000 स्क्वायर माइल्स के रिजर्व्ड फॉरेस्ट टोटली आप 7 सिस्टर स्टेट्स में देख सकते थे। सो दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द चेंज। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस है। लैंड एक्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा आपके हिस्ट्री के किताब में, फिर डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में भी, और इकोनॉमिक्स में आपने इसके बारे में बहुत तफसील से पढ़ा होगा। दैट इज़ बेसिकली द थिंग। ये हमारा हो गया कॉलोनियलिज्म। अब अगर मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ एक और इम्पैक्ट पड़ता है कॉलोनियलिज्म के साथ। एक तो आपका फॉरेस्ट पॉलिसी हमें इस चैप्टर में देखना है, उसके अलावा लोगों का आवागमन होना शुरू होता है। एक जगह से दूसरी जगह जो लोग हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं। ये बहुत अनजान चीज़ थी कि लोग अब माइग्रेट क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के माइग्रेट कर रहे थे, कुछ लोग जबरदस्ती के माइग्रेट करवाए जा रहे थे। तो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स वेर देयर इन द कॉलोनियल पीरियड, उसको भी देख लेना ज़रूरी है। सो कॉलोनियल ग्रोथ के साथ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन बढ़ गया। इंटर कंट्री माइग्रेशन भी, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहा है अलग अलग देशों में, और एक ही देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इन चेंजेस को 3 कैटेगरी में विभाजित किया। पहला चेंज अगर आप देखोगे तो ऐसे लोग जो टी प्लांटेशंस में काम करते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे असम का हमारा टी प्लांटेशंस हो गया, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे वो कहाँ से आते थे? तो बिहार से आते थे, झारखंड से आते थे, गया जिला हो गया, सारण जिला हो गया, बेगूसराय हो गया। वहाँ से जो ये वर्कर्स हैं उनको असम के टी प्लांटेशंस में ले जाया जाता था और बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था कि भाई 4 साल से पहले तो आप आ नहीं सकते,
तो इनको पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट आगे चल के आप पढ़ोगे तो होता कैसे था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होता था जो इन सारे मजदूरों को लोकेट करता था कि भाई कहाँ कहाँ पे ऐसे गरीब मजदूर हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है मजबूत है, ये ठिठक के काम भी कर सकते हैं गर्म वातावरण में 8-10 घंटे 12 घंटे आराम से। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मेदारी देते थे ब्रिटिश प्लांटर्स कि भाई तुम्हें मजदूर खोज के लाने हैं। और ये मजदूर खोजते थे गरीब ज़िले से, बिहार के, झारखंड के, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको ख्वाब दिखाए, ऐसे ऐसे दरख्त दिखाए जिसके तलाश में वो चलते थे कि भाई चलो हम तैयार है जाने को आसाम। और जब वो पहुंचते थे फिर देखते थे कि भाई यहाँ पे जो सिचुएशन होता है बहुत हार्श है और अभी हम लोग बैकआउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि चलो भाग आते हैं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया है। बाद में जब वहाँ के मजदूरों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस का दस्ता तैनात कर दिया गया प्लांटेशंस के अराउंड कि भाई अब भाग नहीं सकते क्योंकि फौज जो है पूरी तरह से तैनात है, अगर भागोगे तो मार दिए जाओगे। तो एक प्रकार का माइग्रेशन ये था। दूसरा प्रकार का माइग्रेशन जो है वो आप पढ़ेंगे जो आपका क्लास 12th हिस्ट्री का 12th चैप्टर है, दैट इज कॉलोनियल सिटीज। उसमें इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उपनिवेशवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ यहाँ के मिडिल क्लास थे जिनको वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोज होने का मौका मिला, वेस्टर्न कल्चर से रूबरू होने का मौका मिला। वो कैसे, तो कुछ लोग ब्रिटिश कंपनी में काम करने लगे, कुछ लोग विदेश जाके पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने फिर शिक्षा के महत्व के बारे में पता चला। तो फिर वो जो इंटेलेक्चुअल्स वो यहाँ आते हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता, खास करके मद्रास और बंगाल के इलाके में। वहाँ पे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग अब सामने आ रहे थे जो पढ़े लिखे थे, जो अब जॉब हंट कर रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे जॉब्स ढूंढने की। इसको लेके भी कहा जाता है, ब्रिटिशर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमने तो एजुकेशन सिस्टम नया कर दिया, यहाँ पे इतने चेंजेस लाए। लेकिन लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपने बड़ी यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाया, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। बट उससे हुआ क्या कि ऐसा मिडिल क्लास उभर के सामने आया जो पढ़ा लिखा तो है बट उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है बट उतने लीगल कोर्ट्स ही नहीं है, उन्होंने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है बट उतनी कंपनीज ही नहीं है जहाँ पे वो जॉब ले सके। तो दीज मिडिल क्लास बेसिकली टर्न्ड आउट टू बी द जॉब हंटर्स, ये जॉब हंटर्स हो गए। ऐसे ही एक और इल्ज़ाम आता है इनके ऊपर कि ये जितने भी लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, वो कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स हम लोग लाते हैं खेतों के इंप्रूवमेंट के लिए, किसानों के इंप्रूवमेंट के लिए, तो भले ही आपके लिए वो इंप्रूवमेंट था बट उसमें से जितने भी रिफॉर्म्स आपने लाए हैं उन सब ने ना केवल किसानों की बल्कि ताल्लुकदारों और ज़मींदारों की भी स्थिति को बदतर किया है। ना सारे ज़मींदारों की, तो बहुत सारे ज़मींदार तो बदतर स्थिति से गुजरे ही गुजरे हैं। दैट इज़ बेसिकली द सेकेंड काइंड ऑफ माइग्रेशन। तीसरा था, ये तो सबसे हार्श था, कि यहाँ के लोगों को बरगला के फिजी आइलैंड्स में, कैरेबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे भेजा जाता था। और फिर वहाँ पे ये लोग, बहुत कम ऐसे लोग थे जो इंडिया वापस आ पाते थे। कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच कर नहीं सकते और ब्रीच करके भागेंगे भी कैसे, भागने का तो कोई चारा है नहीं। तो इस तरीके से जो है बहुत बार इनको एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, अमेरिका के देशों में इनसे काम कराने के लिए, क्योंकि स्लेव सिस्टम खत्म हो जाता है 80s 60s तक आते आते, अगर आप देखोगे ना स्लेवरी खत्म हो चुकी थी। तो अब हमें ऐसे लेबर्स चाहिए थे जो स्लेव ना हो लेकिन स्लेव की तरह ही बिहेव करे। तो इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता, बंधुआ मजदूरी का। इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लो, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो साइन कर देंगे, अंगूठा लगा देंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 4 साल से पहले वापस जा नहीं सकते। अब अगर आप वापस जाओगे तो आपके सारे सामानों को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे, आपको पनिश भी कर सकते हैं। तो कोई 4 साल से पहले वापस जाएगा नहीं। और फिर धीरे धीरे जब आप 4 साल लेने लगते हो, 5 साल लेने लगते हो, तो आप एडजस्ट हो जाते हो जुल्म और ज्यादती से। फिर आपकी जो नस्लें हैं वहीं पे परवान चढ़ती है, वहीं पे जो है वो आबाद होती है। तो आज भी मॉरिशस, फिजी वगैरह कंट्रीज़ देखोगे तो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है। इवन जो सत्ता है वहाँ पे भी वही लोग काबिज है। तो दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स वेर देयर। तीसरा जो प्रकार का मूवमेंट था जिसमें जहाज़ों से इंडिया के जो लोग हैं, जो सारण ज़िले से, गया ज़िले से जो बंधुआ मजदूर है, वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में ले जाए जा रहे थे, उसका एक सोर्स आपके किताब में दिया हुआ है। उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 1834 से लेकर 1920s तक, क्योंकि 1920s के बाद कांग्रेस बहुत उग्र हो गई थी आफ्टर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल थी नहीं अब कि आप यहाँ के लोगों को बरगला के बाहर जुल्म और ज़्यादती के बीच काम करवाने ले जाओ। लेकिन इसके बीच इन्होंने दबा के जहाज़ों के तहत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। और इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग जेंडर के लोग थे, महिलाओं को ले जाते थे, हिंदुओं को ले जाते थे, मुसलमानों को ले जाते थे, सिखों को बहुत ले गए थे कनाडा। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बच्चों को भी ले जाया करते थे। और कम से कम 5 सालों का जो प्लांटेशंस का, कहीं पे 4 सालों का होता था, कहीं पे 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता था। आप उससे पहले नहीं आ सकते, अगर आप उससे पहले आओगे तो फिर नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो मजदूर होते थे वो यहीं के होते थे, यूपी बिहार के ही होते थे। चंपारण हो गया, मुंगेर हो गया, तिरहुत हो गया, उसमें भी बिहार के हैं। इसलिए बहुत जगहों पे जाओगे ना तो जैसे फिजी में एक अलग टाइप की हिंदी है, वो हिंदी बिहार की ठेठी लैंग्वेज से मिलती है, ठीक है। तो कभी आप फिजी की हिंदी देखोगे, वो वहाँ की हिंदी है प्रॉपर, राजभाषा के तौर पर ट्रीट की जाती है। और वो हिंदी यहाँ की जो ठेठी बोली होती है ना, बिहार में आपने ठेठी बोली का नाम सुना होगा, उससे मिलती जुलती है। क्योंकि ये जो सारण, तिरहुत, भोजपुरी से भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो ये सारे लोग जो थे वो वहाँ जाते हैं
और वहाँ पे सत्ता में काबिज हो जाते हैं, उनकी ही आबादी होती है क्योंकि तो लैंड आइलैंड से बेसिकली इसमें इन्हीं लोगों ने वहाँ पे जाके इसको आबाद किया, तो वहाँ पे फिर उन भाषाओं को अपना जो मातृभाषा वो बना लेते हैं। दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स वेयर देयर। इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो होते हैं। पहले के टाइम में कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे प्री कॉलोनियल एरा में। अब इंडस्ट्रीज तबाह हो गई थी तो सारे के सारे लोग खेतों में जा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई खेत जो है वो बेहतर जरिया है हमें काम प्रोवाइड करवाने के, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बर्बाद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं आप आगे चल के देखोगे, जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे वैसे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है कि अब कारखानों में तो जॉब बचे नहीं, तो सारे के सारे लोग अब खेतों में ही काम कर रहे थे। और इन लोगों में से ही किसी को उठा के हमने टी प्लांटेशंस में लगा दिया मजदूरों के तौर पे, किसी को उठा के एशिया के कॉलोनीज में ले गया, दूसरी कॉलोनीज में, और किसी को उठा के कनाडा ले गया, किसी को उठा के मॉरिशस ले गया। कोई इसमें से पढ़ लिख के खुद बंगाल माइग्रेट करता है, मद्रास माइग्रेट करता है। सो दैट इज़ बेसिकली द थिंग। बंगाल और मद्रास से अलग अलग रीजंस में, क्योंकि बंगाल और मद्रास में ही जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा फैला था। जो फर्स्ट वेव ऑफ वेस्टर्नाइजेशन आता है जिसमें जो इंटेलेक्चुअल्स से वो प्रभावित होते हैं वेस्टर्न आइडियाज़ से, वेस्टर्न एजुकेशन से, तो वो बंगाल और मद्रास में ही आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए सोशल रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं वो साउदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं पे लोग जो है लिबरलिज्म के आइडियाज़ से, फ्रीडम के आइडिया से एक्सपोज हो रहे थे और ख़ुद भी कुछ करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। सो दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो अभी तक हमने इस कॉलोनियलिज्म के तहत जो दो सबसे अहम चेंज आया है, कैसे फॉरेस्ट के एरियाज़ में वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको मजबूर होना पड़ता है अदर ऑप्शंस को देखने के लिए क्योंकि उनके फॉरेस्ट को अब रिजर्व कर लिया गया था, वो एक। और किस तरीके से माइग्रेशन शुरू होता, तीन तरीके के माइग्रेशन को हमने देखा। एक जो पढ़े लिखे लोग बंगाल और मद्रास के रीजन से अलग अलग जगहों पे जा रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, बॉम्बे जा रहे थे, कैलकाटा में सेटल हो रहे थे, मिडिल इंडिया में जो हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पे सेटल हो रहे थे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखती थी वहाँ पे सेटल हो रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे कॉलोनियल सिटीज़ बनती हैं, खास करके ये जो तीन है बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, इसके आसपास बहुत सारे ऑफिसेज बनाए जाते हैं ब्रिटिशर्स के। उसमें इंडियंस की ज़रूरत थी क्लर्कियल पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट्स के पोस्ट के लिए, मैनेजरियल पोस्ट के लिए। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे वो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश में जाते हैं, लेकिन ये भी जो है सफिशिएंट नहीं था क्योंकि उतने जॉब्स ही नहीं थे। सरकारी जॉब्स में भी इंडियंस को बहुत दिनों तक तो रखा ही नहीं जाता था। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी माइग्रेशन की जो सबसे ज़्यादा दयनीय थी, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती भड़कला के यहाँ से बाहर के कंट्रीज़ में ले जाया जाता था और जिनमें से बहुत सारे लोग वापस कभी आ भी नहीं पाते थे। अब ये जो कॉलोनिज्म है इसके विकास को समझने के लिए हमें इसके साथ साथ पनपी हुई एक और थ्योरी को समझना पड़ेगा, जिसे हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं, दैट इज कैपिटलिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को कोई एक पर्सन या कोई एक एंटिटी, वो जो एंटिटी है वो सरकारी नहीं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो ओन करती है और वो इसे अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए चैनलाइज करती है। सो ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी और ये फिर चैनलाइज किए जाते हैं टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स। वेलफेयर इनका कहीं से भी मकसद नहीं होता है। कंज्यूमर के ऊपर ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अमेरिकन सोसाइटी कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक जो है आज के ज़माने में। यूरोप भी बहुत हद तक मिक्स्ड है, कुछ लोग जो है कंप्लीटली कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, कुछ लोग मिक्स्ड हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज नॉट लोग। ये जो कैपिटलिज्म है ये आपका 17th सेंचुरी के आसपास शुरू होता है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मर्केंटलिज्म। इसके तहत क्या कहा गया कि जैसे जैसे औद्योगिकरण आया, हमारा औद्योगिकरण जो आता है हमारा 18th सेंचुरी में औद्योगिकरण आया, और औद्योगिकरण हमारा इस बात का द्योतक था कि अब हम लोग जो पहले सोचते थे ना कि पैसा केवल कैसे कमाया जा सकता है, यहाँ के सामानों को वहाँ बेच के, तो वो जो सामान है इधर से उधर बेचने के अलावा भी हम लोग अपने सामान प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। लाइक जो आर्टिफिशियल गुड्स हैं उनको मशीनों के ज़रिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर इंडिया के कारीगर बहुत बढ़िया फनकार है, बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से हमारे यहाँ क्या फ़ायदा हो गया कि वो जो कपड़े एक महीने में बनाते हैं उतने कपड़े हम लोग एक दिन में बना सकते हैं बिकॉज ऑफ मशीन्स। हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इससे लोगों में लालच बढ़ा, ग्रीड बढ़ा और लोगों ने फिर नए नए मार्केट्स को खोजना शुरू करा। सो इस कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या होता है? सबसे पहले चीज़ कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भाई प्राइवेटली ओन्ड होता है, सरकार के इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। मार्केट में क्या प्राइस होने वाला है ये सारी चीज़ें प्राइवेट लोग डिसाइड करता है, कंपनीज डिसाइड करती हैं। फिर ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो डिज़ायर फॉर प्रॉफिट के लिए चैनलाइज किया जाता है, जितना ज़्यादा डिज़ायर रहेगा उतना ज़्यादा ये रिसोर्सेज लगाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ आना और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एक सत्ता स्थापित करना वो कैपिटलिज्म का ही तो उदाहरण है। वो क्या कर रहे थे? अपने प्रॉफिट्स
का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने प्रॉफिट्स के लिए इंडिया को यूज कर रहे थे। दैट इज बेसिकली है तो कॉलोनियलिज्म। इन्होंने कंट्री को गुलाम बनाया हुआ है, ये दिमाग से नहीं खेल रहे, इन्होंने सीधे तो भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया। एक कंट्री को गुलाम बनाया हुआ है अपने पूंजीवादी जो हित हैं उसको फीड करने के लिए, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। और ये कैपिटलिज्म जो होता है उसका एक और फीचर है कि मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं, डायनेमिक मार्केट। लाइक फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। तो फिर ई कॉमर्स बूम आता है और अभी आप देखोगे तो लोगों ने मॉल्स वगैरह में जाना भी छोड़ दिया है। जो रिटेल स्टोर्स थे वो अब अगर कुछ नए तरीके से इनोवेशंस नहीं करते तो साधारण रिटेल स्टोर में तो कोई जाता भी नहीं है। अब तो बहुत लोग ऑनलाइन खरीदने लगे हैं क्योंकि फिजिबल दामों पे उन्हें मिल जाता है। तो ये डायनेमिक मार्केट, अगर आप इसमें अडॉप्ट नहीं होगे, मतलब जो चेंजेस है उनमें अडॉप्ट होना और जो कंडीशन है उसमें अडेप्ट होना, तो वो अगर आप नहीं होगे तो दैट इज बेसिकली द बिग लॉस फॉर यू। तो ये 3-4 फीचर आपके कैपिटलिज्म में होते हैं। कैपिटलिज्म कैसे कॉलोनिज्म से कनेक्टेड है उसको मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। पहले मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं कि 17th-18th सेंचुरी में आता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से। इसके पीछे औद्योगिकरण तो एक कारण था ही था, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जो इस कैपिटलिज्म के आने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला यूरोपियन रेनेसां। अगर औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण ब्रिटेन में कभी आता भी नहीं अगर यूरोप में रेनेसां नहीं आता, तो पुनर्जागरण नहीं होता, तो हो सकता है कि कभी लोग आविष्कार करते भी नहीं, क्योंकि आविष्कार करने के लिए उन्हें साइंस को पढ़ना आवश्यक था, उन्हें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता कि पीछे के लोगों ने कैसे कैसे चीज़ें की हैं। और इन सारी चीज़ों के पढ़ने पे मनाही थी चर्चेस के द्वारा। तो चर्च की अथॉरिटी का डिक्लाइन होना रेनेसां का सबसे बड़ा फीचर था, और इसी के कारण लोग जो है बहुत सारे सेकुलर सब्जेक्ट जो साइंस है एक्सप्लोर करना, रीजनिंग शुरू किया करना खुद दिमाग में कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, धरती गोल गोल क्यों घूमती है, आसमान क्यों हमारा नीला दिखता है और पानी का क्यों कलर नहीं होता। तो ये रेनेसां के कारण ही हुआ। फिर इन्होंने अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, इसके तहत अलग अलग देशों तक वो पहुंचते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, एशिया में आने का नया मार्ग ढूंढा, अटलांटिक के थ्रू अमेरिका को खोजा, पॉलिनेशिया के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को खोजा। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुए, आप चाहे बात कर लो डार्बी ब्रदर्स की, जो आयरन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुए, जो स्टीम इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुए, इन सब ने एक माहौल बनाया कि अब औद्योगिकरण जो है वो कैपिटलिज्म का द्योतक होगा। द्योतक मतलब कैपिटलिज्म का कैटलिस्ट होगा, कि ये जितना ज़्यादा औद्योगिकरण का विकास होगा उतना ही ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रॉफिट के लिए मरेंगे, और जितना ज़्यादा लोग प्रॉफिट के लिए मरेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का क्या अप्रोच होता है कि हमें कितना भी करके हमें प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आज के ज़माने में शोषण नहीं होता, लोग दिमाग लगाते हैं, पहले के ज़माने में शोषण होता। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमारे मजदूर ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने वर्किंग आवर्स 12-12 घंटे रखे थे केवल बच्चों के लिए। पुरुषों के लिए तो 16-16, 17-17 घंटे काम करने पड़ते थे शुरुआत में फैक्ट्रीज में। फिर बाद में जो लोग आए उन्होंने देखा कि भाई हमें प्रॉफिट भी चाहिए। उसमें आप नाम याद कर ले, हमारे जो हेनरी फोर्ड है, उनके साथ साथ एक और थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। तो इन सारे लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि हमें प्रॉफिट तो कमाना है बट लोगों को शोषित नहीं करना है, इसमें कुछ सोल्यूशन ढूंढो। तो फिर एफिशिएंसी पे जोर दिया जाने लगा। पहले जो जोर था वो सप्रेशन पे था कि कैसे भी करके लोगों को सप्रेस करके अपने प्रॉफिट्स निकालो। बाद में देखा जाने लगा कि भाई जैसे जैसे ये लिबरलिज्म और फ्रीडम की जो भावना है लोगों में उमर के आ रही है, और अब जो लोग हैं वो बगावत करेंगे। इंग्लैंड में प्रोटेस्ट होते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज के अगेंस्ट, तो उन्होंने फिर एफिशिएंसी पे ज़्यादा जोर दिया कि चले भले ही 8 घंटे काम करे, 7 घंटे काम करे, बट की जो प्रोडक्टिविटी है वो हम लोग कैसे बढ़ा सके। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए असेंबली लाइन लाया जाता है, जो क्लॉक आप कहते हैं ना कि जो स्टॉप वॉच मेथड था वो शुरू करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ के बारे में आप जो वो चैप्टर है ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे चेंजेस आते हैं उसमें आप पढ़ेंगे। दैट इज़ बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ कैपिटलिज्म। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैपिटलिज्म और जो हमारा कॉलोनाइजेशन था वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो कैपिटलिस्टिक मार्केट के राइज के साथ साथ जो कंपनीज़ हैं वो दो चीज़ों पे फोकस करती है कि मुझे एक तो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए जिससे मेरा कॉस्ट कम हो जाए। मेरा कॉस्ट कैसे कम होगा, या तो मुझे लेबर को सैलरी कम देना पड़े, तो वो तो दे नहीं सकते क्योंकि लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं 18th सेंचुरी के एंड में आते आते, सॉरी 19th सेंचुरी के एंड में आते आते। और वो नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, तो जो रॉ मटेरियल हमारी लागत लगती है बनाने में, रॉ मटेरियल वगैरह वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, एक ये था, इससे हमारी प्रॉफिट बढ़ सकती है, और जो हम लोग सामान बनाते हैं वो बड़े मार्केट तक अच्छे दामों में हम लोग बेच पाए। तो इसके लिए एशियन कॉलोनीज से बढ़ के क्या ऑप्शन हो सकता था। एशियन कॉलोनीज में फर्टाइल लैंड्स भी बहुत थी, और शुरुआत में ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ही हुआ था।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल जो है वो तो एग्रेरियन प्रोडक्ट ही होता है, खेती के द्वारा उपजाया गया बीज ही होते हैं, जैसे कपास हो गया, सिल्क हो गया। तो इन सब को जो है रॉ मटेरियल के तौर पे भेजा जाता था ब्रिटेन। और चूंकि जो इंडिया है वो कॉलोनी बनाएगी इसके लिए, क्योंकि हमारे जो टेक्सटाइल मिल्स के ओनर्स हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि हमें रॉ मटेरियल सस्ते में चाहिए, और रॉ मटेरियल हमें भी सस्ते में चाहिए, और इसके अलावा हमें एक ऐसा मार्केट आप दो जो जहाँ पे हम बड़ा मार्केट हो और जहाँ पे हम लोग अच्छे दामों पे सामानों को बेच सके, लोग खरीद सके वहाँ पे हमारे सामान। तो इसके तहत अब सरकारों को क्या फ़ायदा होगा? सरकारों को फ़ायदा ये होगा कि ये कंपनीज जब आगे बढ़ेगी तो टैक्सेस उनको मिलेगा, ठीक है। तो इन कंपनीज के लिए सरकारों ने क्या करा, कॉलोनीज में अलग अलग टाइप के नियम बनाने शुरू किए, रूल्स रेगुलेशंस बनाने शुरू किए। तो फिर रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया कि इंडिया से कॉटन जाएगा, इंडिगो जाएगा, फिर रॉ मटेरियल जाने लगे, और इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बर्बाद कर दिया गया डेलिबरेटली, ताकि यहाँ के लोग, अब चूंकि यहाँ की इंडस्ट्री कुछ बची नहीं कपड़े की, तो यहाँ के कपड़े पहनेंगे कहाँ से? बाहर के ही बने हुए कपड़े पहनेंगे। तो फिर मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े, बकिंगम से बने हुए कपड़े जो है वो यहाँ पे आके बिक रहे थे। सो इस तरीके से जो कॉलोनाइजेशन है वो कैपिटलिज्म से कनेक्टेड होता है। दोनों एक दूसरे के आप कह ले तो कैटलिस्ट हैं। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे कॉलोनिज्म भी बढ़ेगा। आज के ज़माने में भले ही आप देखो कि कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, बट उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपनिवेशवाद अभी भी है। जैसे आप देखोगे अभी अभी श्रीलंका की इतनी बुरी हालत हुई है कि भाई उनको अलग अलग देशों में जाना पड़ रहा है। तो अभी लोग क्या करते हैं, एक कंट्री को डिपेंडेंट बना देते हैं, इतना लोन देते हैं, इतना लोन देते हैं, और फिर जब उस कंट्री को डिपेंडेंट बना लिया तो उस कंट्री के रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ने पाकिस्तान को इतना लोन दिया हुआ है, उधर भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और उसके ज़मीनों को लीज पे लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्ट्रैटेजिक यूज़ के लिए, अपने मिलिट्री यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका बहुत दिनों तो क्या करता था, वही तो करता था। दैट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म जो अभी हमारे यहाँ हो रहा है। इंडिया में नहीं हो रहा, बट ये पूरे ग्लोबली हो रहा है। अभी तो डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स कमीशंस और यूएनओ बन गया, तो अभी एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुलाम तो नहीं कर सकती, बट इकोनॉमिक पावर्स जो है वो कंट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ बेसिकली हैपनिंग इन दीज टाइम्स ऑल्सो। आपने देखा होगा बहुत बार। अब मद्रास कैफे देखे, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसे राजीव गांधी की जो डेथ है वो कनेक्टेड थी इकोनॉमिक पावर्स के एक्सपेंशन से, कि वो लोग चाहते थे कि श्रीलंका को कैप्चर करे, और श्रीलंका को अगर कैप्चर करना था तो जो वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी लिट्टे, उसको मजबूत बनाना था। और लिट्टे को मजबूत बनाने में एलटीटी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई विल सी कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाते हैं। तो लिट्टे का जो फुल फॉर्म है वो तो आप बता दें। तो लिट्टे को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा जो था वो इंडियन गवर्नमेंट थी। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि श्रीलंका के साथ बढ़िया डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, तो वो नहीं चाहती थी कि लिट्टे जो है वो राइज करके वहाँ पे जो ओरिजिनल गवर्नमेंट है उसको तबाह कर दे। तो राजीव गांधी जो थे प्रो श्रीलंकर गवर्नमेंट थे, और लिट्टे के जो वो प्रभाकरन था, तो ये जो हमारे राजीव गांधी थे वो तो बहुत ज़्यादा ही अपोज किया करते थे लिट्टे के एक्टिविटीज़ को। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई राजीव गांधी जब तक रहेगा तब तक लिट्टे ग्रो नहीं कर सकता, तो राजीव गांधी को मरवा ही दो। लिट्टे के साथ मिलके इन्होंने जो इकोनॉमिक पावर्स थे उन्होंने पैसा दिया, और फिर जो है कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और उनको मार दिया जाता है। दैट इज़ बेसिकली हाउ द इकोनॉमिक पावर्स आर स्टिल रूलिंग द वर्ल्ड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डिसीजंस हैं वो पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे लिए जाते हैं, और आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी सामने नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा नज़र डाल के देखना पड़ेगा आपको। दैट इज़ बेसिकली कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के साथ साथ कॉलोनियल पीरियड में एक और ऐसी विचारधारा उमड़ी जो डेलिबरेट नहीं थी। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि विचारधारा उमरे, बट इसको रोका भी नहीं जा सकता था। उसको कहते हैं नेशनलिज्म। अब जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता वैसे वैसे नेशन स्टेट जो है वो राइज कर रहे थे। अब लोग वापस से मोनार्की की तरफ नहीं जाना चाहते, अब लोग चाहते थे कि हमारा खुद का शासन हो। नेशन स्टेट पहले होता है क्या, इसको समझ लो। इट रेफर्स टू अ स्टेट और अ कंट्री। स्टेट मतलब कंट्री ही होता है। प्रोविंसेस के लेवल पे भी हम लोग स्टेट कभी कभी यूज़ करते हैं, बट ग्लोबल लेवल पे अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो वो हमारा कंट्री को वो लोग स्टेट कहते हैं। सो इट रेफर्स टू स्टेट वेयर द गवर्नमेंट हैज सॉवरेन पावर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरियाज। एक एरिया उसमें गवर्नमेंट की पावर है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ की सिटीजनशिप दी जाती है। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पहले मिडागलेडा में कहीं पे नहीं होता था। उस टाइम में कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। आप अगर इंडिया के सिटीजन हो तो ऐसा नहीं आपके पास पासपोर्ट होता था या आधार कार्ड होता था, और कहीं पे एनआरसी और सीए की बात भी नहीं होती थी। आज के ज़माने में जैसे जैसे नेशन स्टेट की भावना बढ़ी, जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, तो लोगों ने देखा कि चूंकि हम लोग एक कल्चर और एक देश के बिलोंग करते हैं तो हमें यहाँ की राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए, हमें यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे पासपोर्ट्स बनने शुरू हुए। फिर वहाँ पे लोगों को जो यहाँ के सिटीजन्स थे उनको एक्सक्लूसिव राइट्स जाने लगे कि आप भाई ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जो बाहर के लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स तो चलो बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं, बट और भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है जो केवल यहाँ के सिटीजन को मिलते हैं। एज ए सिटीजन इंडिया के सिटीजन को मिलते हैं। इंडिया में आप अगर रह रहे हो, और सिटीजनशिप का क्या मायना है वो तो आपने इकोनॉमिक्स में देखा ही होगा, सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंटशिप के कॉन्सेप्ट को। दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन।
इसी में से आप फीचर्स में निकाल सकते हो कि भाई गवर्नमेंट होती है, लोगों को सिटीजनशिप मिलती है, और ये जो गवर्नमेंट होती है मोस्टली इलेक्टेड होती है बाय द पीपल, रन फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पीपल से है, पीपल के लिए है और पीपल के द्वारा है। दैट इज़ बेसिकली द टर्म जो अब्राहम लिंकन ने दिया था, दैट इज़ नेशन स्टेट। अब ये नेशन स्टेट की जो भावना है इंडिया जैसे देश में कैसे उभर के आती है जहाँ पे हम लोग हज़ारों सालों से मोनार्की राजशाही के अंदर ही रह रहे थे, और उसके बाद हमारे यहाँ उपनिवेशवाद आता है। तो कैसे हम लोग जो है इस नेशन स्टेट राष्ट्रवाद की भावना को अपने अंदर समाहित करते हैं, क्योंकि एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, प्री कॉलोनियल सोसाइटी कैसे थी। राजस्थान का इलाका राजपूताना हो गया, फिर हमारा जो ये इलाका है नॉर्थ इंडिया का वो दलित, वो आता था हमारा मुगलों के अंदर। साउथ इंडिया में कुछ कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, कुछ हमारे निज़ामशाही डायनेस्टीज़ भी थी। तो वो सारे जो लोग थे ना, वो जैसे हैदराबाद के लोग हैं वो खुद को निज़ाम के लॉयल मानेंगे, वो तो त्रावणकोर के रूलर के लॉयल खुद को रखेंगे नहीं। और त्रावणकोर के जो सिटीज़न है, मतलब सिटीज़न तो कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब त्रावणकोर के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने राजा के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे एज़ कम्पेयर टू द मुगल एम्पायर। तो ये लोगों में क्षेत्रवाद की भावना थी, इस क्षेत्रवाद को हमें राष्ट्रवाद में बदलना था। और ये हुआ कैसे, तो उपनिवेशवाद के आने के बाद। कैसे उपनिवेशवाद कंट्रीब्यूट करता है नेशनलिज्म के राइज में और नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो उपनिवेशवाद के आने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ के लोग थे, जो पढ़ना चाहते थे, जो लिखना चाहते थे, वो लोग बाहर जाते हैं, बाहर के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और दो प्रकार के आइडियाज़ यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे आफ्टर द रेनेसा, दैट इज़ ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम। फ्रीडम के तहत कि भाई अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए, ना कि ग्रुप के तौर पे कि आप किस कंट्री के हो, किस रिलीजन के हो। और वहाँ पे जब इंडिविजुअल की बात आती है तो ऑब्वियसली फ्रीडम की बात आएगी, और सारे इंडिविजुअल में अगर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना आती थी। और अगर आप देखोगे तो रेनेसा के बाद ना यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आती है, अलग अलग देश बनने शुरू होते हैं। मैंने 11th क्लास के लेक्चर में बताया भी है कि रेनेसा का बहुत बड़ा एक प्रभाव ये पड़ा यूरोप पे कि पहले के ज़माने में कंट्रीज़ का एकीकरण नहीं हुआ था। अब जितने भी इंग्लिश भाषी लोग थे वो अपने आप को इंग्लैंड में समाहित कर लेंगे, नीदरलैंड में समाहित कर लेंगे। जो फ्रेंच थे वो एक कंट्री बना लेंगे, जो इटालियन थे वो अपनी एक कंट्री बना लेंगे, पोर्चुगल के लोग अपनी एक कंट्री बना लेंगे, स्पेनिश लोग अपनी कंट्री बना लेंगे। उन सब के लिए बेसिस कुछ भी हो सकता था, किन्हीं के लिए बेसिस उनकी एथेसिटी हो सकती थी कि भाई इस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे। किन्हीं के लिए जो बेसिस है वो उनकी लैंग्वेज हो सकती थी, ठीक है। किन्हीं के लिए बेसिस जो है उनके बिलीफ्स हो सकते थे। तो इन कॉमन बेसिस के आधार पे इन्होंने अपनी अपनी कंट्री बनाई। तो आज का जो स्वरूप आप देखते हो यूरोप का, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, वो रेनेसा से पहले नहीं हुआ करते थे। दैट इज़ बेसिकली इंडिया में भी वही होता है। यहाँ पे जब लोगों ने देखा कि भाई हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है, हम भले ही अलग अलग किंगडम्स के नीचे रहते हैं बट हमारी ज़बान में बहुत सिमिलैरिटी है। हमें यहाँ पे पर्शियन भी आती है, हम लोग मुगल एम्पायर को एक अथॉरिटी के तौर पे देखते हैं। तो हम लोग क्यों ना अपने अंदर क्षेत्रवाद की भावनाओं को मिटा के, आई एम नॉट हियर सेइंग कि जो क्षेत्रवाद की भावना है वो हमेशा ही कमज़ोर होती है। क्षेत्रवाद की भावना का अपना एक स्थान है। और एक मैं स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था चैट पे, अंकित सिद्धांत नाम था, अंकित आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं मुजफ्फरपुर से, तो उनका आर्ग्यूमेंट मुझे बहुत सही लगा कि क्षेत्रवाद को लेके क्यों उन्होंने इतना बढ़ावा दिया हुआ है। क्योंकि मैं इस बात का प्रवर्तक हूँ, मैं इस थ्योरी का प्रवर्तक हूँ कि क्षेत्रवाद से उठ के मुझे हमें राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद से भी उठ के हमें यूनिवर्सलिज्म की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी जब तक कॉस्मोपॉलिटन नहीं बनेगी, अलग अलग तबके के लोग जब आके रहना शुरू नहीं करेंगे, समाहित होना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ग्रोथ उतनी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा एंगल दिया जिसके तहत मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्षेत्रवाद भी अभी के ज़माने में रेलेवेंट है। तो लेकिन तब के ज़माने में क्षेत्रवाद रेलेवेंट नहीं था। तब अगर हमें एक काउस के लिए लड़ना था और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना था, तो क्षेत्र के मुद्दों पर तो नहीं लड़ा जा सकता था, ठीक है। एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए था। तो इसीलिए नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो है वो यहाँ से लॉन्च किया रहा था। आफ्टर जब यहाँ के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स अपने देशों में कहते हैं लिबरलिज्म, ये ब्रिटिशर्स अपने देशों में अपनी अपने नागरिकों को उन्होंने इतनी आज़ादी दी हुई है और उन्हीं का हुक्म तो हमारे यहाँ चलता है, फिर उन्होंने हमको इतनी बेड़ियों में क्यों जकड़ा हुआ है, इसके पीछे कुछ तो कारण है। तो फिर हमने ये जाना कि ये लोग हमें इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं। देन इट स्टार्टेड कि हम लोग अपनी पहले तो इनसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हटाए और फिर अपने लिए स्वराज्य की डिमांड करें। सो दिस लेड टू द डिमांड फॉर स्वराज एंड द इमरजेंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। और इसके तहत बाद में जो है इंडिया एज अ नेशन स्टेट इराउज होता है, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना। इस तरीके से नेशनलिज्म है वो फिर प्रवाहित हुआ। दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द आउटकम। ये आउटकम डेलिबरेट नहीं था बट इसको रेजिस्ट भी नहीं किया जा सकता था, ये अपने आप हो गया। अब हम लोग आएंगे जो दो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें पढ़ने इस चैप्टर के, उसको शुरू करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन। तो पहले तो जो शहरीकरण और औद्योगिकरण हुआ है वो यूरोप में कैसा हुआ उसको देख लेंगे, यूरोप में भी पर्टिकुलरली ब्रिटेन में। तो जो कॉलोनियल एरा में हमारा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसको देखेंगे, जो वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ उसको देखेंगे, और फिर इंडिया में जो चीज़ें हुई उससे कंपेयर करेंगे। सो होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर। इन केस अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, दो रास्ते आपके पास, आसानी से तो हम नोट्स आपको देंगे नहीं क्योंकि आपको वैल्यू पता चलनी चाहिए।
पहले या तो आप क्विज अटेम्प्ट कर लें, नीचे हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है, वहाँ पे 5 क्विज़ेज़ हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत बेसिक सवाल है। बस आपके अटेम्प्ट करने पे ही हम आपको आपके मेल या आपके फ़ोन नंबर पे वो जो ड्राइव की फ़ोल्डर के लिंक होती है वो भेज देंगे। तो मेक श्योर कि आप जो डिटेल वहाँ पे डालें एकदम सही हो। या आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसीजर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा जब ऐप खोलोगे ना, तो यहाँ पे 4 आपके सामने कॉलम खुलेंगे, उसमें आपको ऑल कोर्सेज़ में जाना है। जिसमें अगर आप जाते हो तो फिर आपको T20 सीरीज़ का ऑप्शन आएगा। इसमें अगर आपने इनरोल किया हुआ है तो ऑलरेडी इनरोल्ड, और इनरोल करने में कोई पैसा लगेगा नहीं, जस्ट इनरोल नाउ पे क्लिक कर दोगे, इनरोल हो जाओगे। तो इस पे क्लिक कर देना है। तो चूंकि मैंने इसमें ऑलरेडी इनरोल कर रखा है तो मैं यहाँ पे माई कोर्सेज में आऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फ्री कोर्स जो हमारा T20 सीरीज़ वाला था उसमें जाऊँगा, एंड यहाँ पे जो हमारा मीनू का ऑप्शन है, इस मेनू में जो यहाँ पे नोट्स आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करके आपको जितने भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि भाई औद्योगिकरण होता क्या है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बेसिकली द इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी आती है। इसमें हम लोग मशीनों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। जो मशीनें हैं वो प्राकृतिक ताकतों पर नहीं, आर्टिफिशियल मानवीय ताकतों पर निर्भर होती है। मानवीय ताकत मतलब ऊर्जा संचालित किया जाता है, स्टीम के जरिए ऊर्जा संचालित किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, और इसके जरिए मशीनों को चलाया जाता है, और उन मशीनों से जो प्रोडक्शन है उसमें एफिशिएंसी लाई जाती है। दैट इज बेसिकली औद्योगिकरण। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग जगहों पे डिफर कर सकते हैं नेचर्स में, बट डेफिनेशन जो है कमोबेश हर जगह पे लागू होगा। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर मैं फीचर में बांधने की कोशिश करूँ कि ऐसे फीचर मुझे बताओ जो हमेशा ही औद्योगिकरण के साथ होगा ही होगा, तो पहला है कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं तो इन उद्योगों को शहरों में ही लगाया जाता है। और शहरों में चूंकि इनको लगाया जाएगा तो जितने भी गांव के लोग हैं जो खेती से उब गए हैं, किसी न किसी कारण की वजह जो खेती को छोड़ते हैं, वो अब शहरों में माइग्रेट होंगे। और जब शहरों में माइग्रेट होंगे तो वो फिर कंपनीज में काम करेंगे, उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे। और जब उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। पहले 100 लोग थे, जब सारे लोग गांव में रहते तो सारे लोग खेती करते थे। अब 100 में से 20 लोगों ने शहरों में माइग्रेट कर लिया है, तो 20 लोग जो है वो शहर में है और 80 लोग जो है वो गाँव में है। तो 80 लोग इन्वॉल्व अभी खेती में, फार्मिंग में, और 20 लोग इन्वॉल्व है अभी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो पहले कंप्लीटली डोमिनेंट होता था एग्रीकल्चर से, वो अब 80-20 का रेशियो रह गया। ये की फीचर्स जो हैं ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है एक देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और उसी देश के किसी हिस्से में आप इन दोनों फीचर्स के ठीक उल्टा देखोगे। जैसे अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रिटेन का ही तो पार्ट इंडिया था, भले ही हम लोग कॉलोनी थे बट थे तो पार्ट इंडिया ब्रिटेन के ही, उनका ही हुक्म चलता था हम पे। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा था तो हमारे यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? हमारे यहाँ क्यों नहीं लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं? हमारे यहाँ क्यों ठीक उल्टा हुआ, लोग जो शहर में थे वो गाँव में माइग्रेट करने लगे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। हमारे यहाँ क्यों ऐसा होता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो पहले बैलेंस्ड था, बहुत सारे लोग खेतों में काम करते थे, बहुत सारे लोगों के अपने अपने कारखाने होते थे। अब कारखाने बंद हो गए, सारे लोग जो है खेती में चले गए। तो ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था ब्रिटेन में, जब सारे लोग खेती में काम करते थे। और ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री बननी शुरू होती तो वहाँ पे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। हमारे यहाँ सारे के सारे लोग खेतों में चले गए। तो ये क्यों हुआ, इसको हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट विल सी द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन कि भाई किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो अगर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स में हाईलाइट करना चाहूँ तो 1800 ईस्वी तक आते आते जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारा 1780 से लेके 1850 तक का एरा माना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रिटेन में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई चीज़ों की। तकरीबन 20% से कम आबादी शहरों में रहती थी। लेकिन यही 1900 तक आते आते, मतलब इन 100 सालों में इतने इंडस्ट्रीज़ बनते हैं और इतने लोग शहरों में इंडस्ट्रीज़ में काम करने की तलाश में आते हैं कि ये 20% से बढ़ के 74% आबादी अब शहरों में रहने लगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग ब्रिटेन में रह रहे थे तो उसमें से 1800 तक केवल 20 लोग ही शहरों में रहते थे, 20 लोग टाउन्स में रहते थे और 80 लोग जो थे रूरल इलाके में रहते थे। अब अगर 1900 ईस्वी की बात करूँ तो अगर 100 लोग ब्रिटेन में रहते हैं तो 74 लोग अब टाउन्स में रहते हैं और 26 लोग जो है वो अब रूरल इलाके में रहते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस आए। फिर मैं अगर बात करूँ अर्बनाइजेशन की, तो इसमें लंदन जो था एक बहुत अहम सिटी थी ब्रिटेन की। उसमें 1800 में तकरीबन उसकी पॉपुलेशन 11 लाख के करीब थी। यही पॉपुलेशन ठीक 100 सालों में बढ़ के 70 लाख के करीब हो जाते हैं, 7 मिलियन के आसपास। और ये लंदन सबसे बड़ी सिटी के तौर पे इमर्ज होता है पूरी दुनिया के। इसके पीछे रीज़न भी है कि प्री कॉलोनियल पीरियड में जो एशिया के साथ ट्रेड था, अफ्रीका अफ्रीका और अमेरिका, अमेरिका को तो चलो बहुत दिनों बाद हमने खोजा, अफ्रीका के साथ उतना ट्रेड कभी होता भी नहीं था। अफ्रीका को जस्ट एक पोर्ट्स के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते थे, नॉर्थ अफ्रीका को। इन सब जगहों पे उतने रिच किंगडम्स और इतनी रिच सोसाइटी थी नहीं कि जो अच्छे अच्छे सामानों को भी दे सके। तो ज़्यादातर जो व्यापार है वो इंडिया और चाइना के ज़रिए ही होता था और साउथ ईस्ट एशिया। तो यूरोप से सामान जो लाए जाते थे
यूरोप से सामान, मतलब इंडिया से जो सामान यूरोप जाते थे वो इसके थ्रू होके जाते थे, या तो ऐसे चले जाएंगे, ये समुद्री रास्ता है, और एक सिल्क रूट होता था ऐसे करके। इन्हीं सिल्क रूट्स के आसपास कारवां बनाए गए बहुत सारे, जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता था। कॉस्मोपॉलिटन मतलब अलग अलग जगह के लोग जब एक जगह आके रहते हैं। एक होता है मेट्रोपॉलिटन, जहाँ पे मेट्रोज होते हैं, अलग अलग एडवांसमेंट होते हैं। जैसे पुणे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी का। बट पुणे में आपको अलग अलग देशों के लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको बॉम्बे में मिलेगी। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन भी है और कॉस्मोपॉलिटन भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दुबई में अलग अलग कल्चर, अलग अलग देशों के लोग आके बसते हैं। तो दुबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है और कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी है। तो जो भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगी वो ज़्यादातर आज के ज़माने में मेट्रोपॉलिटन होती ही है। वहाँ पे सारी सुविधाएं होती है ऑलरेडी, तभी तो लोग आके वहाँ बस रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है सारी की सारी आज आपकी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हों। तो अब क्या होता है, जैसे ऑटोमन्स यहाँ पे काबिज होते हैं ना, तो इन्होंने मेडिटेरेनियन को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो यूरोपियंस थे वो चाहते थे कि भाई हमें ऑटोमन्स का सामना न करना पड़े, इसीलिए अब नया रास्ता खोजते हैं अटलांटिक के थ्रू। यहाँ से अब इंडिया और चाइना से सामान लाते थे। अब अगर आप अटलांटिक के इंपॉर्टेंस के बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस को देखोगे तो ये जो इलाका है वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ये और ये। और इसमें भी इंग्लैंड ने क्या करा, तेज़ी से बैंक्स डेवलप करने शुरू किए। आप जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ोगे तो सबसे बड़ा रीज़न ही है लंदन के एक फाइनेंशियल हब के रूप में इमर्ज होने का, कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स उभरे और इन बैंक्स ने पूंजीपतियों को कैपिटल प्रोवाइड कराया। और जिससे बहुत सारी जो कंपनीज थी, बहुत सारी शिपिंग कंपनीज थी, वो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई। बहुत सारी कंपनीज जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी भी नहीं, चाहे वो यूरोप की कंपनीज हो या एशिया की कंपनीज हो, उनके हेड क्वार्टर्स होते थे, उनकी एक ऑफिस होती थी लंदन में। दैट उनके ऑफिसर्स होते थे लंदन में। सो इन दैट वे ये जो लंदन है वो एक बड़ा ट्रेड हब बन के उभर के सामने आता है। जब ये ट्रेड जो है मेडिटेरेनियन से शिफ्ट होकर अटलांटिक की तरफ गया और बैंकिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके से चेंजेस आए इंग्लैंड में, उसने एक बहुत अहम रोल प्ले करा लंदन को एक बड़े फाइनेंशियल हब के रूप में तैयार करने में, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी के रूप में तैयार करने में। दैट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड अर्बनाइजेशन इन ब्रिटेन। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और भी जानने को है, जिसमें आप जान सकते हैं कि जो 18th सेंचुरी में 20 के करीब बहुत बड़े शहर उभर के सामने आते हैं पूरे यूरोप में। उसमें से 11-12 जो है वो ब्रिटेन से ही थे। बहुत अलग अलग टाइप के शहर जो अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो डेवलप होते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, इसके भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़े। सो दिस इज बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया। ब्रिटेन का ही पार्ट इंडिया था, तो अगर ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ है तो इंडिया में भी औद्योगिकरण होना चाहिए था। अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही तो यहाँ पे भी लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगाई नहीं जाती है, उल्टा इनको हटाया जाता है। दैट इज़ बेसिकली द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज ओनर्स थे उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको नहीं हटाएंगे तो हमारे सामानों की डिमांड कभी भी एशियन कंट्रीज़ में नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादातर इंडिया और चाइना के गुड्स ही बिकते हैं। तो हमें इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही पड़ेगा, औद्योगिकरण जो है उसको हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और इंडिया में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे शहर थे जो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस थे। लाहौर एक बहुत अच्छा नाम है, ढाका बहुत अच्छा नाम है, मुर्शिदाबाद बहुत अच्छा नाम है, लखनऊ बहुत अच्छा नाम है। तो इन सारे अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हुआ क्योंकि अब वहाँ पे कारखाने हैं ही नहीं, बड़े बड़े बाजार लगते ही नहीं है कपड़ों के, तो लोग फिर वहाँ जाएंगे क्यों। अब इसके साथ न केवल ऐसे सेंटर्स का पतन हुआ जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, बल्कि ऐसे भी सेंटर्स धीरे धीरे गर्त में चले गए जो चीज़ों को शिप किया करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिप किया करते थे। जैसे सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह होता था जो गुजरात में, मसूलीपट्टनम जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। तो इन सब का डिक्लाइन होता है। क्यों? क्योंकि अब जो सामान ढाका से आते थे, मुर्शिदाबाद से आते थे, लखनऊ से आते थे, लाहौर से आते थे, वो सब तो आ नहीं रहे। तो जब वो सब आ नहीं रहे तो हमारे सामानों को बाहर भेजा नहीं जा रहा, तो फिर ये जो मसूलीपट्टनम और सूरत वगैरह है इन सब का डिक्लाइन हो जाता है। और इसके डिक्लाइन के साथ साथ लोग क्या करते हैं, पहले जो लोग कारखानों में काम करते थे उन्होंने देखा क्या कारखाने तो अब रहे नहीं, और कारखाने से ज़्यादा तो ब्रिटिशर सब खेतों की तरफ हमें भेज रहा है, लैंड रिफॉर्म्स लाया है, ये सिस्टम ले आए हैं, वो सिस्टम ले आए हैं, तो अब हमें खेतों में काम करना चाहिए। सो भारी मात्रा में लोग जो है जो ऑलरेडी शहर में रह रहे थे, आप आयरनी देखो, ब्रिटेन में लोग गाँव से शहर माइग्रेट कर रहे हैं, और इंडिया में उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके इम्पैक्ट के तहत, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के तहत लोग शहरों से गाँव में माइग्रेट कर रहे हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने अपने सहूलियत के लिए कुछ शहरों को निर्मित करना शुरू किया, जैसे बॉम्बे निर्मित किया जाता है, कैलकटा निर्मित किया जाता है, मद्रास निर्मित किया जाता है। इन सब के निर्मित करने के पीछे उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। लाइक वो चाहते थे कि हमारा जो सामानों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, आयात और निर्यात है, वो बहुत सहूलियत से हो सके। तो बॉम्बे को डेवलप किया जाता है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, कि भाई कॉटन यहाँ से जो है रॉ मटेरियल वो जाएगा और वहाँ से फिनिश्ड गुड जो है बॉम्बे आएंगे। फिर कलकत्ता से जूट भेजा जाता था, इसीलिए ज़्यादातर जो जूट फैक्ट्रीज आप देखोगे, बिरलाज वेयर वन ऑफ द
मोस्ट अर्लीस्ट अगर मैं कहूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने जूट फैक्ट्री खोली थी तो कलकत्ता में खोला था। मद्रास कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाइज और कॉटन वगैरह के लिए फेमस था। तो ये सारे जो सेंटर्स थे, यहाँ पे ऑफिस बनाए जाने लगे, गुडाउंस बनाए जाने लगे, और ये प्रेसिडेंसीज की राजधानी बन गई, एक बहुत बड़े शहर बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट से कनेक्टेड थे। बॉम्बे भी समुद्र के निकट था, मद्रास भी समुद्र के निकट था, और कलकत्ता रिवर्स के जरिए समंदर से कनेक्टेड था। तो ये तीनों पोर्ट फैसिलिटी देते थे, मतलब सामान जो है आसानी से यहाँ से आ सकते थे और जा भी सकते थे, यहाँ पे आ सकते थे और जा भी सकते थे। इस तरीके से जैसे मैं अगर कलकत्ता की बात करूँ तो कलकत्ता 1690s में 3 गाँवों को मिलकर बनाया जाता है, गोविंदपुर, सतनौती और कलकत्ता, कोलकाता था, कालीकटा। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए। 1698 में यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया जाता है, जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री मतलब कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था यहाँ पे सामान इकट्ठे किए जाते थे, अलग अलग जगहों से लाके सामान इकट्ठे किया, और फिर जहाज जब ब्रिटेन से आया तो उस पर रवाना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के सामानों की डिमांड यूरोप में थी। मतलब प्री कॉलोनियल एरा में, जब यहाँ पे केवल फैक्ट्रीज होती थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो 1757 के बाद चलना शुरू हुआ। तो इस पीरियड में 1600 से लेके, ये तो आगे 1600 में ही, यहाँ से लेके 1757 तक ये केवल फैक्ट्रीज लगाते थे, वेयर हाउसेस बनाते थे, ताकि यहाँ से सामान हम यूरोप में बेच सके। तो फोर्ट विलियम इसलिए बनाया जाता ताकि फैक्ट्री को वो फोर्टिफाई कर सके, और ताकि जो सुरक्षा है वो बनी रहे। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो ये कॉलोनियल सिटीज़ बसाई जाती थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो आपको क्या लगता है, जैसे पुराने ज़माने के अर्बन सेंटर्स होते थे, सूरत की मैं बात करूँ, ढाका की बात करूँ, मुर्शिदाबाद की बात करूँ, तो वहाँ पे सभी के हितों का ध्यान रखा जाता था, चाहे आप बड़े अमीर हैं या मजदूर हैं। लेकिन ये जो कॉलोनियल सिटीज़ थी, इनका अपना बायस्ड होता था। बायस्ड मतलब आप अगर 12th चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जितनी भी कॉलोनियल सिटीज़ थी, उन सब कॉलोनियल सिटीज़ को दो पार्ट में बांटा जाता था। एक ब्लैक टाउन्स होते थे और एक वाइट टाउन। वाइट टाउन बहुत ज़्यादा सुविधाओं से लैस होते थे, यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो निवास करते थे, और जितने भी यूरोपियंस हैं वो निवास करते थे। ब्लैक टाउन्स में जो नेटिव्स हैं वो निवास करते थे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस सोर्स को अगर पढ़ के दिखाऊँ तो क्या कहा जा रहा, द यूरोपियन टाउन हैज़ स्पेशियस बंगलो। यूरोपियन टाउन मतलब वाइट टाउन, मतलब मद्रास एक शहर है, उसमें वाइट टाउन भी है और ब्लैक टाउन भी है। वाइट टाउन फॉर द यूरोपियंस, और जो ब्लैक टाउन है वो फॉर द नेटिव्स। तो वाइट टाउन में बड़े बड़े बंगलोज होते थे, अपार्टमेंट्स होते थे, सड़कें होती थी बहुत चौड़ी, प्लान चौड़ी, पेड़ लगाए जाते थे ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लब्स होते थे जहाँ पे केवल यूरोपियंस जा सकते थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे, क्रिकेट खेलने की फैसिलिटी होती थी, फुटबॉल खेलने की फैसिलिटी होती थी, गोल्फ कोर्सेज बनाए जाते थे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगाए जाते थे, सीवेजेस बनाए जाते थे। लेकिन ब्लैक टाउन्स में कुछ भी नहीं होता था, लोग हाई डेंसिटी में रहते थे और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक अवस्था में लोग रहते थे। तो बाद में क्या हुआ, ब्लैक टाउन्स में बिकॉज ऑफ दैट अनहाइजीन वो बीमारियाँ फैलनी शुरू हुई। और जब यहाँ पे बीमारियाँ फैलनी शुरू हुई तो बीमारी तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन देखेगी नहीं, वो स्प्रेड हुई व्हाइट टाउन में भी। तो फिर व्हाइट टाउन के अथॉरिटीज़ को ध्यान में आया कि ओके, अगर हमें बचाव करना है अपना, तो ब्लैक टाउन्स के हाइजीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ी बहुत जो ब्लैक टाउन्स में डेवलपमेंट है, सीवेज को लेके, सड़कों को लेके, वो की जाती है, बट फिर भी वो जो है बहुत सारे डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड ही रहता है, ठीक है। तो जितने भी आपके डेवलपमेंट्स है वो क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड थे विद इन द वाइट टाउन ओनली। मतलब यहाँ पे यूरोपियन टाउन मतलब वाइट टाउन और नेटिव टाउन मतलब ब्लैक टाउन। ये ब्लैक एंड वाइट रेसिस्ट लग रहा, बट इसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बाय द वे, आई एम नॉट द प्रमोटर ऑफ रेसिज्म एनी काइंड ऑफ रेसिज्म। दैट इज़ बेसिकली हाउ द कॉलोनियल सिटीज़ वर डेवलप्ड, कैसे इनको डेवलप किया गया, क्यों किया गया। अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाए तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, पुरानी सिटीज़ का क्या महत्व था प्री कॉलोनियल एरा में, और ये जो कॉलोनियल सिटीज़ थी उनका क्या महत्व था कॉलोनियल पीरियड में, कैसे इन्होंने यहाँ की इकॉनमी, कॉलोनियल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करा। तो बॉम्बे जो है कॉटन के एक्सपोर्ट के लिए फेमस था, कलकत्ता जूट के एक्सपोर्ट के लिए फेमस था, मद्रास में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ दीज कॉलोनियल सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कॉलोनियल इकॉनमी। अब मैं अगर बात करूँ, हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। इंडिया में तो लगभग सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी गई, जितनी भी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री होती थी सबको बर्बाद कर दिया गया। उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर डीप में पढ़ेंगे तो बहुत वक्त जाएगा, और उसमें से एक इंडस्ट्री का एग्जांपल उठाते हैं, दैट वाज ऑफ टी प्लांटेशन इंडस्ट्री। टी प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में लगाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके पीछे भी उनके अपने हित थे, क्योंकि टी जो है एक एडिक्टिव गुड के तौर पे पूरे यूरोप में फेमस हो चुकी थी, और उनकी बढ़िया खेती जो है वो यहाँ पे इंडिया में की जा सकती थी। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना चाय के बागानों को लगा के यहाँ से जो चाय है उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो टी प्लांटेशंस लगाए जाते हैं, और टी प्लांटेशंस लगाने के लिए, बगानों के लिए लेबर्स की आवश्यकता होती थी। कैपिटल से तो आप क्या कर लोगे, बगानों को खरीद लोगे, अब उसमें अब खेती करानी है तो लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इन लेबर्स के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत अलग अलग पैतरे का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट है 1851 के आसपास शुरू होता है। आप अगर याद करोगे तो इसी एरा के आसपास 1853 में रेलवेज़ भी आए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि टी प्लांटेशंस के आने के बाद कैसे रेलवेज़ ने इसके
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान की होगी। तो 1851 में ये शुरू हुआ और तकरीबन 52-53 सालों में ये जो इंडस्ट्री है इसमें तकरीबन 5 लाख लोग परमानेंटली एम्प्लॉयड थे और 1 लाख के करीब टेम्पररी लेबर्स थे। और इन लेबर्स को रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने पारित कर दिया 1863 में ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863 के तहत, जिसको बाद में बार बार अमेंड भी किया जाता था। और इस एक्ट के कुछ कुछ प्रोविजंस थे, इसमें पीनल लॉज लगाए गए थे। पीनल लॉज तब लगाया जाता है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हो, वहाँ पे जब आप ब्रीच करते हो तो क्या लगाया जाएगा पनिशमेंट के तौर पे। तो पीनल लॉज थी भाई आपने 4 साल से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो फिर आपको इन सजाओं का भुगतना पड़ेगा। फिर इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉयर्स को, इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के ऊपर बहुत कंट्रोल दिया गया। जो टी प्लांटर्स होते थे, प्लांटर्स मतलब किसान नहीं, मालिक, बगान के मालिक, तो ये मालिक थे, ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे अपने मजदूरों को। और ब्रिटिशर्स का भी इन्हीं में फ़ायदा था क्योंकि पैसा तो इन्हें बगान के मालिकों से ही मिल रहा है, तो मालिक ही अपने हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह बनवाया करते थे। फिर ये जो मजदूर है वो यहाँ से वहाँ ना जा सके, इसके लिए स्पेशल इमिग्रेशन पुलिस बनाई गई। ये इमिग्रेशन पुलिस बगानों की चारों तरफ लगाई रहते थे ये लोग। और इस पुलिस का काम ये था कि जब भी कोई मजदूर तुम्हें भागता हुआ दिखे इसको पकड़ के हिरासत में ले लो, फिर इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए अब लोगों को चूंकि पता था कि भाई इतने हार्श कंडीशन में काम करना पड़ेगा, तो रिक्रूटमेंट एक बहुत कठिन प्रोसेस था। इसके लिए जो बगान मालिक है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते थे। इन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता था कि वो गरीब इलाकों में जाए और वहाँ के लोगों को जो बहुत पॉवर्टी में जी रहे हैं उनको ऐसे अजीम ख्वाब दिखाए जिसके तलाश में वो आसाम के चाय बगानों में काम करने को राज़ी हो जाए। तो इस तरीके से जो लेबर्स है वो रिक्रूट करे जाते थे। बाद में फिर इन चीज़ों को अमेंड किया गया एक्ट्स को। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स जो है वो और ज़्यादा धीरे धीरे ब्रूटल होता जाता है। आज के ज़माने तो चूँकि हमारे ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो अभी हम लोग उतने ज़्यादा हार्श नहीं है अपने लेबर्स को लेके। फिर अगर मैं बात करूँ, एक आप यहाँ पे सोर्स देख सकते हैं जिसमें एक टी रैलेक करके लॉ मेंबर है जो कि असम लॉ एंड इमिग्रेशन बिल ऑफ 1901 पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिल में है क्या। द लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज बाय दिस बिल इज अ ट्रांजेक्शन बाय विच, टू पुट इट रादर ब्लंटली, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो एक आदमी को आप आसाम भेज देते हो और वहाँ पहुँच के जब तक वो समझता है कि, मतलब जब तक वो इस बात को समझता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतने देर में तो 4 साल बीत भी जाते हैं। तो उसको तो 4 साल पहले हवा भी नहीं रहता कि भाई क्या वो यहाँ किस लिए आया है। इस लेवल के हार्श कंडीशन में आप वहाँ पे रखते हो। और वो क्यों वहाँ पे 4 साल बिताता, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड हिम विद अ थ्रेट, कि आपने उसको डराया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि मैन इज ऑफन कमिटेड टू असम बिफोर ही न्यू व्हाट इज डूइंग। वो आसाम पहुंच जाता है बिना ये बताए हुए कि भाई आपको क्या काम करना है। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से 4 साल से पहले तो जा नहीं सकता हूँ। 4 साल से पहले अगर जाऊँगा तो फिर लगातार बगान मालिक डराते हैं कि मैं तुम पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर तुम बच के जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लॉ मेंबर है इस बात को लेके आर्ग्यू कर रहा है कि इस प्रकार के ब्रूटल लॉज की हमारे मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप में कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं खुले तौर पे कहूँ तो आप इस तरीके के लॉज बना के प्लांटर्स, असम के जो बगान मालिक हैं उनको फ़ायदा पहुँचा रहा, मजदूरों को फ़ायदा नहीं कर पहुँचा रहा। सो द पावर इन दिस लेजिस्लेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लांटर्स, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कुली। कुली मतलब जो मजदूर थे उनको कुली कहा गया। दैट इज़ बेसिकली हेयर आर्ग्यूड बाय द लॉ मेंबर। फिर धीरे धीरे चूंकि लिबरलिज्म का आइडिया फैलता है और फिर कांग्रेस मजबूत हुई तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो कर की नहीं जा सकती थी क्योंकि आवाज़ उठाई जाती। हो सकता है कि ये भी एक बहाना बन जाता लोगों के आंदोलन का, तो फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। दैट वॉज बेसिकली द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स, कि भाई लेबर्स कैसे रिक्रूट किए जाते थे और लेबर्स पे किस तरीके से जुल्म और सितम किया जाता था। अब हम लोग एक और टी प्लांटेशन की पार्टी थी, मतलब दो पक्ष हो गए, एक तो लेबर्स का पक्ष हो गया वो जान लिया। अब बगान मालिकों का पक्ष देखते हैं कि वो कैसे ज़िंदगी बिताते थे। तो वो बहुत लग्जीरियस लाइफ बिताते थे, बड़े बड़े बंगलोज होते थे, उनको फोर्टिफाई करा जाता था, मतलब बाड़ा लगाया जाता था ताकि कोई जंगली जानवर ना घुस सके। एक फौज होती थी उनकी नौकरों की, ऐसे ऐसे नौकर होते थे जो केवल, आप कहते हैं ना जो आज के ज़माने में जकूज़ी आता, बाथटब आता है, तो पहले तो टंकी और सिंटेक्स का सिस्टम था नहीं। तो कुएँ से जो पानी भरने वाले हैं वो बाथ टब्स में पानी भरते थे और फिर वहाँ से जो ये यूरोपियन ऑफिशियल्स थे या उनकी जो महिलाएं थी वो नहाया करते थे। और ज़्यादातर जो लोग इनके नौकर होते थे वो वहीं के हिल फोक्स होते थे जिनकी ज़मीनों को इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब वो कहीं काम पे लग नहीं सकते तो वो इन्हीं के यहाँ नौकर बन के काम करते थे। और ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यूरोप से मंगाया करते थे। आप यहाँ पे सोर्स में देखोगे भी कि पर्वतपुरी एक जगह है असम में, वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पर्वतपुरी है यहाँ पे जितने भी आप देख लो कि गार्डन्स हैं उनके मालिकों के घरों में भारी मात्रा में बावर्चीज़ काम करते हैं, माली काम करते हैं, सामानों को यहाँ से वहाँ उठाने वाले काम करते हैं। और अगर आप देखोगे तो टेबल क्लॉथ से लेके बाथ सॉल्ट, बाथ टब, चाहे आप सुई से लेके स्टीमर की बात करो, सुई से लेके आप जहाज़ की बात करो, ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर से मंगाई जाती हैं। फ्रॉम डेलिकेट नॉटिंगम लेस टेबल क्लॉथ, मतलब टेबल क्लॉथ से लेके बाथ सॉल्ट,
या सेफ्टी पिन से लेकर सिल्वर, सोने चांदी की चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ताकि ये उन्हें सूफिया ना लगे। दैट इज़ बेसिकली द थिंग। तो इस तरीके से जो लाइफ है वो प्लांटर्स की होती थी। मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक सवाल ये भी डाला है कि टी प्लांटेशन में लेबर्स को कैसे रिक्रूट किया जाता था, ये मुझे बताएं, और लेबर्स की लाइफ को प्लांटर्स की लाइफ से आप कंपेयर करके देखें। तो मैं आपसे यहाँ पे कंपैरिजन भी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी आंसर्स उसको लिखो इस सोशियोलॉजी के, उसको मुझे लिख के ज़रूर भेजो, ठीक है। मैं नीचे गूगल क्लासरूम का लिंक दे दूँगा, आप इसके प्रैक्टिस करके खुद से अगर लिख के मुझे भेजते हो तो मुझे बहुत सहूलियत होगी। अगर मैं चेक कर पाऊँगा तो मैं चेक भी करूँगा। दैट इज़ बेसिकली द लाइफ इन टी प्लांटेशंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये तो हमने देख लिया कि भाई कॉलोनियल पीरियड में कैसे शहरीकरण हुआ, कॉलोनियल पीरियड में कैसे औद्योगिकरण हुआ। क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ऐसे ही हालात थे या हालात बदलते हैं, तो उसे देख लेते हैं हम। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, नीड क्या थी, क्यों औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी। तो जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा एहतराम था, उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास था कि हम तब तक गुलाम बनते रहेंगे जब तक हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, और इकोनॉमिकली तब तक हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे जब तक हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं आती है। तो नेशनलिस्ट लोगों ने देखा कि भाई इंडस्ट्रीज़ ही हमें सोशल इक्विटी अचीव करके देगी और ग्रोथ करवाएगी हमारा, और यहीं से हम पॉवर्टी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के जरिए हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसमें खेती पे लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी, और इसी से समाज में इक्विटी भी आएगी। और जो लोग अकाल के चलते मरते हैं, अगर हमारे पास पैसा रहा तो हम लोग बाहर से खाना मंगा लेंगे, तो पॉवर्टी भी जो है प्रिवेंट हो जाएगी। तो शुरुआत के जो दशक थे आज़ादी के बाद, उसमें मशीन मेकिंग इंडस्ट्री, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मशीनें बनाई जाती है, केवल सामान नहीं, उन सामानों को बनाने के लिए जो मशीनें हैं वो प्रोड्यूस की जाती है, उसके लिए काम किया गया। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप करने के लिए काम किया गया। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें सरकारी कंट्रोल में आए, उस पर काम किया, क्योंकि लोग ये तो चाहते थे कि भाई औद्योगिकरण हो, बट ये नहीं चाहते कि औद्योगिकरण जो है वो कैपिटलिज्म के तहत हो, मतलब प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रहे, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर किसी कंपनी को हमने अख्तियार दे दिया कि वो प्राइवेटली अपनी चीज़ें चला सकती है, तो फिर वो हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ना रूप ले ले, वो हमें फिर से कॉलोनी ना बना दे। इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें अगर सरकार के हाथों में ही रहेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही रहेगी, तो ही सही रहेगा। और शुरुआत के जो हमारे लीडर्स थे वो भी बहुत विजनरी थे। लाइक नेहरू की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जब भाखरा नांगल डैम में जब उसको उद्घाटित करने जाते तो देखते हैं, कहते कि आज के ज़माने में धार्मिक स्थल क्या है। धार्मिक स्थल आज के ज़माने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च नहीं है। आज के ज़माने में जो धार्मिक स्थल है वो उन सारी जगह हैं जहाँ पे हज़ारों लोगों ने मेहनत किया है, अपना खून और पसीना लगाया है ह्यूमन काइंड की बेहतरी के लिए। और ये जो भाखरा नांगल डैम है ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोगों की मदद करेगा। तो ये जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं किसी मंदिर में, मैं किसी मस्जिद में, या मैं किसी गुरुद्वारे में यहाँ पे भ्रमण कर रहा हूँ। इस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड थी, और यहाँ के जो लीडर्स थे वो इस प्रकार का विजन रखते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम क्या किया गया, तो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएगी बिफोर इंडिपेंडेंस 1938 के आसपास। क्योंकि लोगों को पता चल चुका था 1937 में जब ये प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए, तो लोगों को पता चल चुका था कि भाई अब जो है या तो हम लोग आज़ाद होंगे या कांग्रेस की सरकार पूरे देश में चलेगी। तो इन्होंने देखा कि भाई अब प्लानिंग करनी ज़रूरी है, किन किन चीज़ों पे हमें महत्वता देनी चाहिए वो भी फिगर आउट कर ले। तो एक केटी शाह थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर भी थे। जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन बनाए गए क्योंकि कांग्रेस के चेयरमैन थे, और जनरल एडिटर हमारे केटी साहब बनाए गए। इन सब एरियाज़ पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर और जितनी भी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर वगैरह, इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी सेक्टर, देन ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस की हमारी इकॉनमी कैसे चले, हमारी इकॉनमी का बुनियाद कैसा रहा, देन पब्लिक यूटिलिटीज़ जिसमें आपका कम्युनिकेशन आता है, संचार आता है, फिर सोशल सर्विस जिसमें आपका एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया। फिर सबसे अहम कि महिलाओं का क्या रोल रहने वाला है इस इकॉनमी में, किस हिसाब से महिलाओं को देखते हैं कि वो इस इकॉनमी का द्योतक बनेंगी, कैटलिस्ट बनेंगी। तो इन सब के ऊपर जो है वो काम किया जाना था। बट 1938 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और इसमें ज़्यादातर जो इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब जेल में थे, तो काम बहुत बाधित होता है। बाद में फिर बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज़ बनाई जाएंगी, इसी नेशनल प्लानिंग कमिटीज़ के साथ सब कमिटीज़ बनाई जाएंगी जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इन सब मुद्दों पे अपना काम किया। और बाद में जब ऑफिशियली प्लानिंग कमीशन बनता है 1950s में, तो उनके पास एक अच्छा खासा रिसर्च सर्वे था जो नेशनल प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स ने तैयार करा था। फिर इसके तहत जो है नेशन बिल्डिंग जो है वो शुरू होती है। आपने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में देखा होगा, पॉलिटिकल साइंस के उसमें, और इकोनॉमिक्स में ही अगर आपका है तो आप उसमें भी देखोगे प्लानिंग कमीशन की क्या आवश्यकता थी। शुरुआत में हमें प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो थी नहीं कि भाई जैसे मार्केट चलाएगा वैसे चलेंगे, और ना ही हम लोग कम्प्लीटली मिक्सड थे। तो एक प्लान तो चाहिए था कि किस हिसाब से हम आने वाले दशक को, आने वाले 5 सालों को, 8 सालों को अप्रोच करने वाले होंगे। तो ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का नीड था, और इसको लेके प्री इंडिपेंडेंस एरा में डेवलपमेंट किए गए। बाद में भी अगर आप देखना चाहोगे तो फिर इसको लेके एक चैप्टर ही है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदलाव आता है।
अब मैं अगर बात करूँ शहरीकरण के, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने देख लिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो शहरीकरण है उसमें किस तरीके से बदलाव आए हैं, तो क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें अगर देखें तो जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन फैला है आफ्टर द 1990s, 1990 से पहले तो शहर वैसे भी दो चार शहरों का ही बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होता था, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इन्हीं सब का था, और दिल्ली चूँकि कैपिटल थी तो दिल्ली का होता था। 1990s के बाद जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे बाहर से कंपनीज आती है, उन्होंने यहाँ के शहरों में आके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, तो बेंगलोर आबाद हुआ, हैदराबाद आबाद हुआ, पुणे आबाद हुआ, अहमदाबाद आबाद हुआ, सूरत फिर से आबाद हुआ। तो बहुत सारे ऐसे शहर जो हैं वो आबाद होते हैं, नोएडा आबाद हुआ, गुड़गांव आबाद हुआ। और हमारी जितनी भी सरकारें भी रही हैं ना 21st सेंचुरी की, उनके भी एक टॉप प्रायोरिटीज़ में से रहा है अर्बनाइजेशन। जैसे अगर मैं करंट गवर्नमेंट की बात करूँ, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2015 में एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया था। कितने ऑब्जेक्टिव अभी तक इसके मीट हुए हैं उस पर मुझे बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है, बट मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि अर्बनाइजेशन अभी भी ज़रूरी है। इसको लेके मैंने सवाल पूछा था कि ज़रूरी तो है, अब सारा काम तो गांव से नहीं हो सकता, तो क्या आज के ज़माने में रेलेवेंट है, आपके हिसाब से क्या अप्रोच रहनी चाहिए आने वाली सरकारों की, कि क्या वो अभी भी अर्बनाइजेशन की तरफ सनक जो उसकी है वो उसको बरकरार रखे, अर्बनाइजेशन ही अर्बनाइजेशन वो करे, या क्या वो अभी भी गाँव पे कुछ काम कर सकती है, विलेजेस में जो वापस से प्रॉस्पेरिटी थी उसको लाने के लिए कुछ काम किया जा सकता है, तो बताएं। अब अगर इंडिया में अर्बनाइजेशन की बात करोगे तो एक हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 प्रकार के इम्पैक्ट्स बताए हैं जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ा। एम एस राव हमारे थे, उन्होंने 3 प्रकार के इम्पैक्ट्स को यहाँ पे फिगर आउट किया। पहला इम्पैक्ट बताया उन्होंने, जब पहला अर्बनाइजेशन हुआ ना, तो जो शहर थे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हुई, तो बहुत सारे गाँवों के लोग शहरों में माइग्रेट होना शुरू करते हैं, और जब वो शहरों में माइग्रेट होना शुरू हुए तो फिर वो एक कनेक्शन बनना शुरू हुआ, शहर से पैसा गाँव आने लगा, अब गाँव की स्थिति थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई, वो अब कच्चे के घर में रहते थे अब वो पक्के घर में रहना शुरू करते हैं। फिर दूसरा फेज़ आता है जिसमें, और इसमें भी, इसमें एक और एग्जांपल आता है कि कुछ लोग तो इंडियन शहरों में ही माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग ओवरसीज़ भी माइग्रेट करते हैं। जैसे बहुत सारे, अगर आप गुजरात और पंजाब के गांव में जाके देखोगे तो बहुत सारे लोग वहाँ से कनाडा, यूएसए में माइग्रेट किए हैं आज से 100 साल या ऐसे साल पहले, और उन्होंने बहुत अच्छी खासी पोजीशन वहाँ पे हासिल की है, जिसके ज़रिए वो जब उन्होंने छोड़ा था गांव को तो कच्चे मकानों में रहते थे, बट अब उनकी यहाँ हवेलियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी। दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन, इसमें तो माइग्रेशन नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है वो बसाए जाते हैं, जैसे बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया। जब ये इंडस्ट्रियल टाउन्स बसाए जाते हैं ना, तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ लगाई, अब इसके आसपास यहाँ पे जो लोग काम करेंगे, दो टाइप के लेबर्स की आवश्यकता होगी, स्किल्ड लेबर्स, नॉन स्किल्ड लेबर्स। तो जो स्किल्ड लेबर्स है ऑब्वियसली वो ट्रेड चाहिए, तो वो बाहर से आएंगे। वो जब बाहर से आएंगे तो उनके लिए एकोमोडेशन की आवश्यकता होगी, तो एकोमोडेशन के लिए फिर वहाँ के आसपास के गाँव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, घरों को बनाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पे रेंट में देंगे, अपनी ज़मीनें बेचेंगे, फिर बाज़ारें खुलेंगी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो है वो चेंजेस आता है। फिर वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, जो नए लोग थे उनके साथ। तो इस प्रकार से दूसरा एक इम्पैक्ट है। और तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है मेट्रो सिटीज़ का। अभी के टाइम में इंडस्ट्रियल टाउन्स कम है, मेट्रो सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि एक तो ये कम्प्लीटली विलेज के कल्चर को ख़त्म कर देते हैं, इसमें विलेजेस की आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। जिस विलेजेस के थ्रू मेट्रो सिटीज़ बनाए जाते हैं, जितने भी इलाके सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे आप अगर दिल्ली देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो पहले गांव थे, कंप्लीटली वो गांव ही थे, बट अगर मैं बात करूँ अब मेट्रो पहुंच चुका है वहाँ तक, सारी की सारी चीज़ें अब कनेक्टेड हो चुकी हैं, तो वो अभी अब यूपी बिहार के बहुत सारे शहरों से भी एडवांस लगते हैं। बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे जब आप छतरपुर वगैरह रीजन में जाओगे, जो हमारा साउथ दिल्ली का एकदम एक्सटीरियर का इलाका है, वहाँ पे वो गाँव थे, अभी वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े आपके यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, होटल्स हैं बहुत बड़े बड़े, फार्म हाउसेज एक के एक बने हुए हैं। तो इस प्रकार के जो 3 मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं अर्बनाइजेशन के, जो आप गांव में देख सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ बनती है तो गांव पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जब शहरों में माइग्रेशन होता है लोगों का, तो गांव में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ से पैसा आता है और गांव में लोगों का घर बनना शुरू होता है। घर बनने शुरू होंगे तो फिर लोगों की नीड भी बढ़नी शुरू होगी, मार्केट्स का भी एक्सपेंशन होगा। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन्स मतलब हमने पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे बोकारो बहुत फेमस है स्टील के लिए, राउरकेला फेमस है माइंस के लिए, जमशेदपुर फेमस है स्टील आयरन के लिए। तो वहाँ पे स्टील आयरन की इंडस्ट्रीज़ लगेगी, वहाँ पे स्टील आयरन के स्पेशलिस्ट आएंगे, उनकी फैमिलीज़ के लिए स्कूल्स बनाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स बनाने पड़ेंगे, मॉल्स बनाने पड़ेंगे, और इन सब के लिए क्या है, वहाँ पे पैसा लगाया जाएगा। फिर वहाँ की भी जो नेटिव्स थे उनकी भी लाइफस्टाइल में बदलाव आएंगे, वो खुद अपने घरों को बेच सकते हैं, अपने घरों में रेंट लगा सकते हैं, अपने घरों को रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, क्योंकि इनके पास अब बगल में ही फैक्ट्री है तो उसमें भी काम करवा सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द थिंग। इस प्रकार से जो अर्बनाइजेशन है उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं एम एस राव के अकॉर्डिंग, 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया। अगर मैं कुछ ग्राफ्स की बात करूँ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो अलग अलग शहर हैं उनके पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। 1951 से पहले अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 ऐसे शहर थे
ग्रेटर बॉम्बे और कैलकाटा जिनकी आबादी 2 लाख से ज़्यादा थी, बाकी सारे जो हैं वो 2 लाख से कम किन थे। अभी के टाइम में मैं कहूँगा तो कोई भी ऐसे शहर नहीं है, 2 लाख नहीं 20 लाख, 20 लाख से कम। अभी के टाइम में बात करूँ, जितने भी ऐसे शहर आप देख रहे हो इस ग्राफ में, तकरीबन 8 से 9 शहर हैं, इनमें से किसी की भी आबादी 2 मिलियन से कम की नहीं है, ठीक है। किन्हीं किसी ने तो करोड़ों भी छिवा दिया, किन्हीं किन्हीं में तो आप देखोगे, जैसे मैं बात करूँ बॉम्बे की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, ये तो ओल्ड डेटा है, 2001 का ही डेटा है। 2011 में आप देखोगे तो ये जितनी भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें करोड़ों आंकड़ा जो है हमारा छू चुका है। दिल्ली की आबादी तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की है, कैलकाटा भी उतना ही डेंस है, बॉम्बे भी बहुत सारा डेंस है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। आप इसको अगर हिस्टोग्राम के तरीके से देख सकते हो तो वो तो हमने पॉपुलेशन को स्टैट्स वाइज देखा था, अभी परसेंटेज वाइज आप देख लो। तो इसमें आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं परसेंटेज देके कि ये बताओ कि 1951 से 1961 के बीच सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस शहर में देखने को मिलता। तो आप देखो ये जो लाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़ी गई है, ये तकरीबन 65% का ग्रोथ इस दशक में देखने को मिला, ये दिल्ली में। ऐसे ही मैं पूछूं 1971 से 81 के बीच किस शहर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है परसेंटेज वाइज, तो ये हमारा जो आता है ये दैट इज़ ऑफ बेंगलोर। तो बेंगलोर में इसमें तकरीबन 76-77% की जो ग्रोथ है पिछले डिकेट के मुकाबले वो हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दैट्स ऑल इन द चैप्टर। बेसिकली हमने अर्बनाइजेशन को देख लिया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख लिया। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से चीज़ें हुई उनको तो डीपली पढ़ना ही है अगले चैप्टर्स में। पहले कैसी चीज़ें थी उनको भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया, बाद में कंपेरेटिव स्टडी जो है वो उस चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे इस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, कैसे अर्बनाइजेशन होता है, किस तरीके से ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर हमारे नई जो सरकारें थी उनका क्या अप्रोच था इंडस्ट्रीज़ को लेके, किस तरीके से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, किस तरीके से अर्बनाइजेशन पे अभी जोर है जितनी भी 21वीं सदी की सरकार है उनका। फिर हमने बात की उससे पहले जो हमारे कैपिटलिज्म की थ्योरी थी उसका आगमन कैसे हुआ, उसने कैसे इम्पैक्ट डाला कॉलोनियल सोसाइटीज़ पे, कैसे कॉलोनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म से कनेक्टेड था। कॉलोनिज्म के बेसिक फीचर्स को देखा, कैसे कॉलोनिज्म के तहत बदलाव आता है, उसमें से 2 प्रकार के बदलावों को हमने देखा, कैसे फॉरेस्ट कल्चर में बदलाव आता है और कैसे जो माइग्रेशंस है वो होने शुरू होते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट में जाके टी प्लांटेशंस को देखा, वहाँ पे प्लांटर्स की लाइफ को देखा, बागान मालिकों की लाइफ को देखा, कैसे आलीशान लाइफ वो लोग जीते थे। वहीं पे जो लेबरर्स थे कितनी जुल्म और ज़्यादती के साथ उनको रहना पड़ता था वो भी देखा। और इसको कैसे आर्ग्यू करते हैं एक लॉ मेंबर, वो भी देखा कि अभी भी जो वेस्टर्न वैल्यूज़ थे उनको प्रीच किया जा रहा था कि भाई अगर हम लोग ब्रिटेन में लिबरलिज्म की बात करते हैं, अगर हम लोग ब्रिटेन में फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ के बागान मजदूरों को क्यों नहीं फ्रीडम दे सकते, उनको क्यों हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रख देते हैं, उनको क्यों हमने पीनल लॉज के तहत पनिशमेंट दी हुई है। दैट इज़ बेसिकली द थिंग जिसके ऊपर आपको विचार करना है। और आगे अगर हम आते हैं तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है कि नेशन स्टेट बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लेन करें कैसे नेशन स्टेट एक इमोशन के तौर पे मर्ज होता है, कॉलोनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें उसको आपको बताना है। फिर 4 मार्क्स का दूसरा सवाल कि कौन से ऐसे टूल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल किए फॉर द बेसिकली पावर गेन करने के लिए इन द कॉलोनियल रूल, जिसमें आप लैंड एक्ट्स के बारे में बता सकते हो, जिसमें आप फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हो, जिसमें आप माइग्रेशंस के बारे में बता सकते हो, जिसमें आप टैरिफ पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, सिटीज़ को डेवलप करने की बात कर सकते हो। फिर मूवमेंट ऑफ पीपल, जो 3 प्रकार के जो मूवमेंट्स हो, माइग्रेशन हो, उसको यहाँ पे आपको एलाबोरेट करना है। फिर कौन से ऐसे शहर जो थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा डेवलप किए गए वो बताने हैं, और पर्पस क्या था इनको डेवलप करने का। तो जूट कैलकाटा से रिलेटेड था, कॉटन से बॉम्बे रिलेटेड था, और मद्रास जो है वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते थे साउथ ईस्ट एशिया में और ब्रिटेन में। फिर अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक लिंक्ड प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल दोगे। इंडिया में तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें तो अर्बनाइजेशन हुआ नहीं, ठीक उसका उल्टा हुआ। तो जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके तहत इंडिया में तो शहरीकरण नहीं हुआ, गाँव में लोग जाने लगे। तो ब्रिटेन का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है हमें। उसके अलावा यहाँ पे 5 और सवाल है, कॉलोनियल इकोनॉमीज़ में जो है, कॉलोनियल इकोनॉमी में ये जो नए शहर थे उनका क्या रोल था उसको आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि शहर कैसे बनाए जाते थे, शहर कैसे डिवाइड किए जाते थे, किस प्रकार से शहर जो है इंपॉर्टेंट थे जूट के एक्सपोर्ट के लिए, कॉटन के एक्सपोर्ट के लिए, कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के लिए, डाई के एक्सपोर्ट के लिए, कैसे ऑफिसर्स बनाए जाते थे, वहाँ पे लोग आके एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे, वहाँ की इकॉनमी बढ़ती थी, जीडीपीज बढ़ती थी। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे मैंने डाला है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके इसने बहुत अलग अलग टाइप में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला, और ये पैराडॉक्सिकल भी था, मतलब इसके एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक इसको जानने से क्या हुआ, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुली। अब हम लोग विदेशों में काम कर सकते थे, बीपीओज में काम कर सकते थे, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी इसको जान नहीं सकते, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, दलित, उनके पास उतना एक्सेस नहीं था वेस्टर्न एजुकेशन का, तो वो इंग्लिश से महरूम रहेगा। और जब वो इंग्लिश से महरूम रहेगा तो फिर क्या होता है
कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसको यहाँ पे आपको एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज को कंपेयर करके इस पैराडॉक्सिकल नेचर को हमें बताना है। मैंने फिर पूछा कि कॉलोनिज़्म के तहत बहुत सारे अलग अलग एरेना में बदलाव आते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चूंकि ये 6 मार्क्स का है तो आपको उस तरीके से ही एक्सप्लेन करना है। फिर मैंने टी लेबर्स के रिक्रूटमेंट के ऊपर आपसे पूछा, तो आप एक्ट्स को बताएंगे, एक्ट्स के प्रोविज़न को बताएंगे, कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो टी प्लांटर्स का साथ देते थे, टी प्लांटेशंस में लेबरर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर इनके टी लेबरर्स के टी प्लांटेशन में लेबर्स काम करते थे, उनके लाइफ को आपको प्लांटर्स के लाइफ के साथ कंपेयर भी करना है। तो एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई एक तरफ ये लग्जीरियस लाइफ जीते थे, एक तरफ ये बहुत डिमीनिंग लाइफ जीते थे, एक तरफ इनके पास फ्रीडम होता था, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होता था, एक तरफ ये बाहर से चीज़ों को मंगाया करते थे अपने सामानों को, जो फार्म ओनर्स थे वो, और ये जो हैं मतलब खाने के लिए भी तरसते थे। दैट इज़ बेसिकली द सीन। फिर मैंने आपसे पूछा कि प्री कैपिटलिस्ट ड्रामे कैसे एम्पायर होते थे और कैपिटलिस्ट ड्रामे कैसे एम्पायर होते थे, इसको कंपेयर करो और कैपिटलिज्म और कॉलोनिज्म के बीच के रिलेशन को बताओ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप कोशिश करें जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा है इंडियन एग्जाम्पल की। जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा तो वहाँ के ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ ओनर्स ने कहा कि भाई हमें रॉ मटेरियल सस्ते में चाहिए, तो इंडिया में रॉ मटेरियल्स आने लगे इंडिया से। हमें बड़ा मार्केट चाहिए, तो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया जाने लगा ताकि वहाँ के सामानों को यहाँ बेचा जा सके। तो इसको आपको उदाहरण के तहत हमें बताना है। इन 10 सवालों को आपने कर लिया तो मैंने देखा है कि बहुत सारे टॉपिक्स इन सवालों के थ्रू टच हो जाते हैं, तो दैट विल बी मोर दैन इनफ फॉर यू। और ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं PYQs में आपसे पूछे गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक द लेक्चर, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया तो आप इस T20 सीरीज़ को अपने दोस्तों के बीच पॉपुलर ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है। एंड इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए या तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, मैं ट्यूटोरियल ऐड कर दूंगा, या आप नीचे हमने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, उसमें हमने बहुत 5 सिंपल सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देके आप इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।